मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी, हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी. माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे, मंडळी नमस्कार. नमस्कार मंडळी. एनजीएफ आणि सक्षम आयोजित मिटवू अंतर ऐकू निरंतर या वेबिनार मालिकेच्या या 5व्या भागात आपणा सर्वांचं मी नीता माळी मनपूर्वक स्वागत करते. आय वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ एनजीएफ अँड सक्षम also. एनजीएफ अर्थात नूतन गुळगुळे फाउंडेशन दिव्यांगांसाठी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आत्मविश्वासाने जगता यावं यासाठी काम करणारी सेवाभावी संस्था. दिव्यांगांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या शैक्षणिक सहलींचं आयोजन करणं, विविध स्पर्धा भरवणं, सन्मान सोहळे आयोजित करणं, कायदेशीर सल्ला देणं, तज्ज्ञांची मार्गदर्शनपर व्याख्यान आयोजित करणं, अशा प्रकारचे अनेक उपक्रम एनजीएफच्या मार्फत गेल्या काही वर्षात सातत्याने घेतले जात आहेत. सक्षम ही सुद्धा अशीच एक संस्था. समदृष्टी क्षमता विकास दिव्यांगांसाठी काम करणारं हे राष्ट्रीय संघटन आहे. दृष्टीहीनांना विशेषतः अंध लोकांना जगण्याची दृष्टी देणारी अशी ही संस्था आहे. सक्षमचं काम देशातल्या सर्व राज्यांमध्ये चालू आहे. अनेक प्रकारचं सहाय्य आणि सहकार्य दिव्यांगजनांना सक्षमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याकडून केलं जातं. थोडक्यात विकलांग, बहुविकलांग आणि दिव्यांगजनांसाठी काम करणाऱ्या या दोन संस्थांनी कोविडच्या काळात घरी असलेल्या सगळ्या माणसांच्या तनामनाचं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञ, अनुभवी आणि ज्येष्ठ मार्गदर्शकांना आमंत्रित केलं आहे आणि त्यांचे विचार आपण ऐकत आहोत. या वेबिनार मालिकेचा आजचा हा 5वा भाग आहे आणि आम्हाला खूप आनंद आणि खूप अभिमान वाटतो की या भागामध्ये आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी येणार आहेत ज्येष्ठ आणि प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ञ माननीय डॉक्टर शेखर अंबर्डेकर सर आणि त्याचबरोबर सक्षमचे नॅशनल जॉईंट जनरल सेक्रेटरी माननीय ॲडव्होकेट श्री उमेश अंधारे सर आज आपल्या सोबत आहेत. तेव्हा या दोनही मान्यवरांचं आणि इतक्या मोठ्या संख्येनं आज उपस्थित असलेल्या आपणा सर्वांचं मी एनजीएफ आणि सक्षमच्या वतीनं पुन्हा एकदा अगदी मनापासून स्वागत करते. हा पाठिंबा, हे सहकार्य असंच सदैव राहो ही इच्छा व्यक्त करते. ॲडव्होकेट उमेश अंधारे सर निरपेक्ष आणि निस्वार्थी बुद्धीनं सामाजिक बांधिलकी जपणारं एक आदरणीय असं नाव. दिव्यांगांचे जवळजवळ 21 प्रकार आहेत आणि या सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांना शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता यासाठी अविरत काम करणाऱ्या सक्षमचे ॲडव्होकेट अंधारे साहेब मानस ग्रुप ऑफ कंपनीचे जनरल मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत. मी सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाचा औपचारिक उद्घाटन 2 शब्द बोलून व्यक्त करावं. सर, मी आपल्याला विनंती करते. ओव्हर टू ॲडव्होकेट अंधारे. नमस्कार. माननीय विनायकरावजी भूपनजी गुलकेले, श्री नीता मॅडम आणि आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री डॉक्टर शेखर अंबर्डेकर सर. मला आपण या ठिकाणी या कार्यक्रमात बोलवलं त्याबद्दल मी नूतन गुलगुले फाउंडेशनचे सुरुवातीला आभार व्यक्त करतो. आजचा विषय हा फार चांगला आहे. हार्ट स्पीक्स
यू हॅव टू लिसन. आपण मागे एक हिंदी पिक्चर येऊन गेला, आपण कदाचित त्याच्यातलं गाणं ऐकलं असेल, तूने मारी एंट्री तो दिल में बजी घंटी, असं काहीतरी गाणं आहे. जेव्हा आपला कोणी जवळचा येतो त्यावेळेला हृदयात स्पंदन होतात आणि ही वास्तविकता आहे. सो यू हॅव टू एक्सपिरियन्स इट, यू हॅव टू फील इट, यू हॅव टू लिसन इट. आणि ते जो व्यक्ती ऐकतो त्याला ते या हृदयीचं त्या हृदयी जे आपण म्हणतो ना, ते तसंच आहे की हृदय बोलत असतं. आपल्याला ऐकू आलं पाहिजे आणि ऐकू तेव्हाच येतं जेव्हा एकमेकांमध्ये आत्मीय भाव असतो, त्यावेळेला हृदयातलं ऐकू येतं. बरेच वेळा घरातही आपल्याला आपल्याबद्दल कोणी काय विचार करते हे सांगावं नाही लागत. आपल्याला त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत माझ्याकडनं, म्हणजे त्याच्या हृदयात जे काही चालू आहे ते काय आहे हे मी ओळखतो, याचा अर्थ त्याच्या हृदयातलं मी ऐकून घेतो. तर विषय फार चांगला आहे. सक्षम ही सांगितलं आपल्या सर्वांना, दिव्यांगांसाठी काम करणारी अखिल भारतीय अशी एकमेव संघटना आहे की जी सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांसाठी पूर्ण भारतभर काम करत आहे. 300 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये आज सक्षमचं अस्तित्व आहे. सक्षम सुरुवातीला फक्त दृष्टीबाधितांसाठीच कार्य करायची, परंतु जेव्हा लक्षात आलं की अन्य दिव्यांग देखील आहेत ज्यांच्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, आणि त्याच्यामुळे सक्षमनी पूर्ण विचारानंतर हे ठरवलं की आपल्याला सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांसाठी काम करायचं आहे. आणि म्हणून मग हा अंधत्वमुक्त भारताचा जो प्रवास सक्षमता सुरू झाला होता तो हळूहळू वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये देखील वाढत गेला. जसं इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटी आहे, हिअरिंग डिसेबिलिटी आहे, मेंटल डिसेबिलिटी आहे, फिजिकल डिसेबिलिटी आहे. या प्रत्येक क्षेत्रात काम करण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. आणि म्हणून सक्षमने 7 प्रकोष्ठ ह्या 21 प्रकारच्या सध्या कायद्यानुरूप ज्या दिव्यांगता भारत सरकारने निश्चित केलेल्या आहे त्याला 7 वेगवेगळ्या प्रकोष्ठांमध्ये विभागून, आणि मग इंटेलेक्च्युअल मानसिक रोगांसंबंधी जी डिसेबिलिटी असेल त्याला एका प्रकोष्ठात टाकता येतो. शारीरिक फिजिकल जी डिसेबिलिटी आहे त्याला एका क्षेत्रात टाकायचं. ह्या प्रकारचं वर्गीकरण करून आणि सक्षमनी मागील 6-7 वर्षांमध्ये ह्या सगळ्या प्रकारच्या, आता 2016 मध्ये हा जो दिव्यांगाचा नवीन कायदा भारत सरकारने आणला त्यामध्ये बऱ्याचशा डिसेबिलिटी ह्या पहिल्यांदा या डिसेबिलिटी म्हणून सरकारने आयडेंटिफाय केलं. त्याची आवश्यकता पूर्वीच होती. जसं रक्तबाधित लोक जे आहेत म्हणजे हिमोफिलिया, सिकल सेल, थॅलेसिमिया या प्रकारचे जे आजार आहेत ते माणसाला जीवनभर पुरणारे आजार आहेत आणि त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून सरकारने हे रक्तबाधित लोक आहेत त्यांना देखील दिव्यांगांच्या श्रेणीत आणलं. प्राणदा नावाने सक्षमने काम चालू केलं. जागोजागी ब्लड डोनेशन कॅम्प लावून या लोकांना रक्ताची पुरवठा करणे आणि त्यांच्या बाकीच्या ज्या अन्य गरजा आहेत त्याच्यासाठी आपण कसं काय हातभार लावू शकू, समाजाला कसं जवळ आणू शकू, ह्या दृष्टीने आणि सक्षमने काम सुरू केलेलं आहे. मूकबधीर लोकांची एक वेगळी समस्या आहे. भारतामध्ये मूकबधिरांसाठी म्हणून कॉक्लिअर इम्प्लांटेशनचा फार खूप मोठा गाजावाजा होतो की लोकांना असं वाटतं की कॉक्लिअर इम्प्लांट केला म्हणजे त्याला ऐकू येईल आणि त्याला ऐकू आलं की तो बोलू लागेल, असा एक समज होऊन बऱ्याच लोकांनी कॉक्लिअर इम्प्लांट केलं. परंतु असं लक्षात आलं की कॉक्लिअर इम्प्लांट केल्यानंतर देखील बऱ्याच लोकांना बोलता नाही आलं, ऐकू येण्याचं प्रमाण कमी होतं. आणि याच्यासाठी त्याचा फॉलोअप म्हणून स्पीच थेरपीची खूप मोठी आवश्यकता आहे. जेवढी आवश्यकता कॉक्लिअर इम्प्लांटची आहे
तेवढीच आवश्यकता स्पीच थेरपीची आहे. आपण पुण्यामध्ये एक फार मोठं सेंटर सुरू करत आहोत. त्यामध्ये आपण लहान मुलांचे कॉक्लिअर इम्प्लांट केल्यानंतर त्यांना स्पीच थेरपी कशी दिली जाते, स्पीच थेरपीने हे पूर्ववत कसे होतील या दृष्टीने देखील आणि प्रयत्न करणार आहोत. असे देशातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी हैदराबादला एक मोठं सेंटर आहे. हैदराबादच्या सेंटरमध्ये आपण अर्ली डिटेक्शन करतो, म्हणजे नवजात बाळाला त्याचं चेकअप करतो आणि त्याच्याकडे हिअरिंग डिसेबिलिटी आहे का हे चेक करून आणि ताबडतोब त्याच्यावरती इलाज करतो. फार मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये काम चालू आहे आणि याची नोंद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननी WHO घेऊन आपल्याला त्यांनी यासाठी 2 वर्षाचं परमनंट मेंबरशिप सक्षमला हे जे आपला हैदराबादचा प्रोजेक्ट आहे त्याला दिलेले आहे. अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सक्षमचं काम जोमाने सुरू आहे. गुलगुले फाउंडेशन बरोबर बऱ्याच वर्षांपासून सक्षमचे संबंध राहिलेले आहेत. वेगवेगळे कार्यक्रम जॉईंटली आपण घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे सक्षमची माहिती गुलगुले फाउंडेशनसाठी काही नवीन नाही आहे, काही प्रेक्षकांसाठी असू शकते. तर त्याच्यामुळे सक्षमचं सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांमध्ये जे काही काम सुरू आहे, आपल्याकडे जो काही विषय येईल त्या कामामध्ये आपण वेळोवेळी सक्षमला सहकार्य करावं आणि गुलगुले असा एक आशा मी व्यक्त करतो. आणि गुलगुले फाउंडेशनच्या ह्या ज्या हा जो उपक्रम त्यांनी चालवला आहे की वेगवेगळे विषय घेऊन लोकांना कामासाठी प्रवृत्त करायचं, लोकांना माहिती द्यायची, लोकांना ज्ञान मिळवायचं, त्याच्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझं भाषण या ठिकाणी संपवतो. नमस्कार. थँक्यू सर. मंडळी, आता सर म्हणाले त्याप्रमाणे आपल्या जीवनात जे जे खूप आवडतं, जवळचं, अगदी प्रिय, ते सगळं आपण आपल्या हृदयात जपून ठेवतो ना. हिंदीमध्ये हृदयाला दिल असं म्हणतात. अजीब है ये दिल, दुआ दिल से, प्यार इश्क मोहब्बत दिल से, नफरत दिल से, दर्द दिल से, चाहत भी दिल से, खुशी भी दिल से, सब कुछ दिल से. क्या है ये छोटासा दिल? हे छोटस हृदय, पण ज्या क्षणी याची धडधड थांबते त्या क्षणी सारं संपलेलं असतं. म्हणून या हृदयाची किती काळजी घ्यायला पाहिजे, त्याला किती जपलं पाहिजे, त्याचं ऐकलं पाहिजे. त्याचं ऐकायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हेच आज आपल्याला डॉक्टर अंबर्डेकर सर त्यांच्या हृदय गोष्टी या संवादातून सांगणार आहेत. डॉक्टर शेखर अंबर्डेकर हे सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ हृदयरोग तज्ञ म्हणून आपल्याला सगळ्यांना सर्वदूर सर्व परिचित असे आहेतच. Dr. Ambardekar worked as a lecturer in cardiology in Grant Medical College and ZZ Group of Hospitals, Mumbai. He worked as a cardiology registrar and ICCU registrar in JJ Group of Hospitals and Grant Medical College also. He is honorary cardiologist at Raheja Hospital, All India Institute of Diabetes, Mumbai from 1988 till today. Also, he is honorary cardiologist at the Asian Heart Institute, Bandra Kurla Complex from 2005 till date. His special interest is preventive cardiology. He wrote a number of research papers and articles that was published in various medical journals also. हृदयरोग संबंधी मराठीमध्ये त्यांनी एक लेखमाला लिहिली होती नवशक्तीमध्ये. त्या सगळ्या लेखांचं एकत्रितपणे संग्रह करून हृदय गोष्टी नावाचं पुस्तक मॅजेस्टिक प्रकाशनाने प्रकाशित केलं होतं. त्याच्या आतापर्यंत 3 आवृत्त्या झाल्या. वाचकांनी त्याला भरभरून दाद दिली. डॉक्टरांसाठी, मेडिकल विद्यार्थ्यांसाठी, अनेक सामाजिक संस्थांसाठी सर अभ्यासपूर्ण व्याख्यानं नेहमीच देत असतात. अनेक परिसंवादातून त्यांचा सहवास आणि सहभाग आपल्याला मिळालेला आहे. रेडिओ आणि टीव्हीवर अनेकदा आपण सरांना ऐकलंय, पाहिलेलं आहे. संगीत, नाटक, फोटोग्राफी, वाचन हे छंद जोपासणाऱ्या डॉक्टरांनी गेल्या 30-35 वर्षात शेकडो हजारो लोकांचं हृदय बरं केल्यामुळं अनेकांच्या हृदयात ज्यांना स्थान आहे असे प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ञ माननीय डॉक्टर शेखर अंबर्डेकर सर. सर, तुमचं मनापासून स्वागत. आम्हा सगळ्यांच्या वतीनं तुम्हाला आदरपूर्वक नमस्कार आणि यानंतर तुम्ही आपल्याशी संवाद साधावा ही विनंती. ओव्हर टू यू सर. धन्यवाद. सगळ्यात आधी नक्कीच मी सक्षम आणि नूतन गुळगुळे फाउंडेशन
यांचे आभार मानतो की मला गप्पा मारायला अशी संधी दिली अनेक लोकांशी एकत्र. आणि मी गप्पा मारणारा माणूस आहे, त्यामुळे मला अशी काही संधी मिळाली तर मला फार आवडते. मी सक्षम आणि NGFचे आधीचे कार्यक्रम पाहिलेले आहेत आणि त्यात खूप मोठी मोठी चांगली माणसं आलेली होती आणि ते खूप छान छान बोलले होते. त्यांच्याकडून खूप शिकायला मला सुद्धा मिळालेलं आहे. मी काही शिकवणार असं मी म्हणतच नाहीये, पण आपण नक्की गप्पा मारूया त्या विषयावर, हृदयाच्या विषयावर. बर, आता काय आहे की अंधारे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे की हृदय हे आपल्याशी बोलत असतं. तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटे टाणा टन टन टन, असं ते हृदय नेहमी करतच असतं. फक्त ते आपण ऐकायला लागतं. आता इथेच मी नीता मॅडम तुम्हाला एक विचारतो की मी मराठीत बोलू का हिंदीमध्ये? अशी एक चर्चा चालू होती. जर जास्त अमराठी माणसं बरीच असतील तर मी हिंदीमध्ये बोलेन, पण नाहीतर मग मराठीत बोलेन. सर प्रिफरेबल हिंदी आहे, कारण लोक चॅटवर हिंदी टाकतात. प्लीज हिंदी. काही हरकत नहीं. सो दोस्तों, हृदय गोष्ठी हम लोग कहते हैं क्योंकि हृदय के बारे में हम लोग गप्पे लगा रहे हैं यहाँ पे. कोई मैं भाषण नहीं देने वाला हूँ. और सबसे पहले मैंने आपको कहना है कि ये मेरे बात का अभी जो नाम दिया गया हृदय गोष्ठी इसलिए क्योंकि, और जिसका जिक्र किया गया अभी नीता माई जी ने किया, कि मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम हृदय गोष्ठी था. जब किताब की बात करता हूँ मेरे, तब मुझे हमेशा याद आते हैं मेरे दो गुरु, डॉक्टर नीतू माणके एंड डॉक्टर विजय असगावकर. नीतू माणके और डॉक्टर असगावकर ये मैं उनके बहुत करीब का था. मेरी किताब की प्रस्तावना नीतू माणकी जी ने लिखी थी और मेरे किताब के बारे में और मेरे बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था उसमें. और इतनी बुरी बात थी मेरे लिए, मैं बहुत दुखी हो गया था जब मेरा बुक रिलीज हो गया, उसका पब्लिकेशन हो गया. तभी नीतू जी नहीं थे दुनिया में. तो उस किताब की जब ये कार्यक्रम किया गया उसको रिलीज करने का, तो डॉक्टर असगावकर ये प्रमुख थे वहां पे. आज दोनों हमारे बीच में नहीं हैं. डॉक्टर असगावकर बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट थे. डॉक्टर नीतू माणके को हम सब जानते हैं, वो बहुत ही अच्छे हार्ट के सर्जन थे. और मैं हमेशा सोचता था कि मैं उनका दोनों का बहुत लाडला हूं. लेकिन एक बात बताना चाहिए कि देखिए, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे कि जो उनके संपर्क में आया, उस हर व्यक्ति को यही लगता था कि मैं इनका दोनों का लाडला हूं. क्योंकि वो दोनों ऐसे थे कि दोनों सब लोगों पर प्यार करने वाले थे और वो प्यार से ही अपना काम करते थे. और दोस्तों, इसके लिए मैं उनको सबसे पहले प्रणाम जरूर कहूंगा कि उन दोनों को प्रणाम. अब मैं उनके दोनों के बारे में बात करता रहूंगा तो इस कार्यक्रम का अवधि भी पूरा नहीं होगा और सिर्फ उन दोनों की बात चलती रहेगी. तो चलिए चलते हैं. जब दिल की बात करते हैं तो हमेशा हम प्यार की सोचते हैं और हम हमेशा समझते हैं, देखिए ना, एक कोई दिल का चित्र निकालते हैं, उसमें प्यार दिखता ही हमें, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि प्यार दिल से निकलता है. ऐसा सब जानते हैं कि नहीं? इसके लिए देखिए, हमारे शरीर में इतने हिस्से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चहीता दिल है. गाने लिखे जाते हैं, कविताएं लिखी जाती है, फिल्में बनती है दिल के ऊपर. देखिए ना, जैसा हम हमेशा, आपने भी देखा होगा, दिल, सिर्फ दिल नाम की भी फिल्म बनी, दिल दीवाना, फिर क्या दिल से, और क्या दिल धड़कने दो, दिल चाहता है, और क्या 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 क्या. आपने ये भी फिल्म देखी होगी, दिल तो पागल है. देखिए ना, अभी शरीर में इतने बाकी सब हिस्से हैं, फिल्में दिल के ऊपर ही बनती है. आपने कभी ऐसी फिल्म सुनी है क्या, टांग तो टेढ़ी है? बिल्कुल नहीं. फिल्में बनी दिल के ऊपर, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते आए हैं कि प्यार निकलता है दिल से. और हमारे कविताओं में, गानों में, फिल्मों में प्यार हमेशा होता है. तो हम सोचते हैं कि दिल से निकलता है, इसके लिए दिल के बारे में बात करते हैं. अब इस विषय पर बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी बात यह हो गई कि मेरा परिचय जब दिया गया तो बताया गया कि मैं डॉक्टर हूं. और डॉक्टर तो सिर्फ वो बात नहीं कर सकता है ना, उसको इसके बाद दूसरी बात करनी पड़ेगी कि दिल डॉक्टर के लिए क्या है, ये प्यार क्या सचमुच दिल से निकलता है. तो दोस्तों, एक डॉक्टर के नाते मैंने आपको बताना है कि प्यार बिल्कुल दिल से नहीं निकलता है. वो कहाँ से निकलता है? मगज से, यानी अपना भेजा जो होता है ब्रेन, वहां से आता है. तो ब्रेन में एक हिस्सा होता है
जो जहां से हमारी सभी भावनाएं निकलती है, सिर्फ प्यार नहीं, सभी भावनाएं निकलती है। देखिए ये आदमी की नाक है यहाँ पे, आंख यहाँ पे होगी, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन का ये हिस्सा है जहां से सभी इमोशन निकलती है, सभी भावनाएं निकलती है, और प्यार भी वहीं से आता है। देखिए उसका नाम भी देखिए ना, एमिक डाला। इसके लिए हम लोग कहते हैं ना, प्यार में मार डाला, वो शायद इसकी वजह से होगा कि ये डाला इसमें है। भावनाएं निकलती है मगज से। लेकिन ये जानने के बाद भी मुझे गारंटी है कि जो सुनने वाले जवान लोग हैं वो अपने प्रेमिका को अपना दिल ही देंगे और सोचेंगे नहीं कि कभी मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता हूं कि ये लड़का इस लड़के को कहेगा कि मैं तुम्हें मेरा भेजा दे दूंगा, क्योंकि प्यार तो भेजे से निकलता है। तो दोस्तों छोड़िए इन बातों को, हम देखते हैं कि डॉक्टर के लिए दिल है क्या। डॉक्टर के लिए दिल, यानी हम सब के लिए ये दिल जो है वो सिर्फ एक पंप है, पंप और कुछ भी नहीं। पंप ये तो पुराने टाइप का पंप हो गया, आजकल तो हमारे पास सब ऐसा पंप होता है, और हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में पंप की क्या जरूरत है। तो दोस्तों हमारा पूरा शरीर जो बना है अनेक पेशियों से बना है। पेशी यानी कि बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म दर्शक से देखनी होती है। हर एक हिस्सा शरीर का जो बना है छोटे छोटे पेशियों से बना है। ये पेशियां हो या जो हमारे सीने के अंदर जो कुछ है, पेट के अंदर जो कुछ है, सर के अंदर जो कुछ है, ये सब पेशियों से बना है। वो जिंदा है, हर एक पेशी जिंदा है। उसे जिंदा रहने के लिए, उसे अपने काम के लिए क्या जरूरत होती है? तो हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो पानी पीते हैं, हवा से हम लोग जो प्राण यानी ऑक्सीजन लेते हैं, ये सभी को जरूरत होती है। और ये सब जगह पहुंचेगा कैसे? तो नसों में से पहुंचता है। हम जानते हैं कि नसों में खून होता है, तो खून जाता है मगज की तरफ जाता है, तो सर को, ब्रेन को, आंखों को, सब जगह खून मिलता है। हाथों में जाता है, पैरों में जाता है, शरीर में सब जगह खून जाता है, खून की नसों में से। तो ये जरूरी है कि खून एक ही दिशा में जाए। अब जब अगर वो समझिए कि जा रहा है, ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो पीछे ना आए, वो ब्रेन की तरफ जाना चाहिए। तो उसे किसी ने धक्का देना चाहिए एक ही दिशा में। सभी शरीर के हिस्सों तक खून को धक्का देने के लिए जो पंप की जरूरत है, वो पंप है दिल। और वो दिल और दूसरा कुछ भी काम नहीं है। हम जानते हैं दिल यहाँ पे सीने में है। हम जानते हैं कि सीने के बीचों बीच दिल होता है, दोनों बाजू फेफड़े होते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं सीने के बीचों बीच होता है। उसका झुकाव थोड़ी बाई तरफ होता है जरूर, लेकिन होता है बीच में। कभी कभी कोई आदमी में ऐसा भी दिखा जाता है कि उसका झुकाव दाहिने तरफ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उल्टे कलेजे का आदमी है, उसका दिल भी तो अच्छा हो सकता है। तो दिल दोस्तों ये है। हम जानते हैं दिल का साइज शेप कैसा है, तो इस तरह होता है। अगर अपनी मुट्ठी हम बंद करके मुट्ठी की तरफ देखते हैं तो उसकी तरह दिल दिखेगा। ये दिल है दोस्तों। ये दिल तो मैंने आपको बाहर से ऐसा दिखाया, लेकिन होता कैसे अंदर से? अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो आपने सुना होगा कि दिल के अंदर 4 खाने हैं। हम सब स्कूल में पढ़े थे, दिल में 4 खाने हैं। ये अभी हम सामने वाले आदमी का दिल देख रहे हैं, इसके लिए ये लेफ्ट है, बाईं तरफ का ये है, और ये बाजू राइट वाला है, दाहिने वाला। तो दोनों तरफ 2-2 खाने यानी 2-2 चेंबर होते हैं। ये इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, बाई का ऊपर वाला होता है, और बाई नीचे जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसी तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ऐसे 4 खाने होते हैं। और हमेशा क्या होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि बाई की तरफ का नीचे का जो खाना है अपना, वो मुख्य पंप है। वो एक मोटी नस में खून देता है, जिसे कहते हैं महाधमनी या एओर्टा, और वहां से पूरी शरीर की तरफ खून जाता है। उसकी ब्रांचेस होती है, वो पूरे शरीर को खून देती है। पूरे शरीर में जहां जहां खून जाता है, शरीर के वो हिस्से देखते भाई क्या आ गया, चलो भाई रोटी आ गई ले लो, पानी आ गया ले लो, ऑक्सीजन आ गया ले लो, सब ले लेते अपने जो जरूरी चीजें हैं। और जो जरूरी नहीं है या जो वापरी है और उसे फेंक देना है, तो दोबारा खून में फेंका जाता है। यानी कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दो, अभी जरा ज्यादा पानी हो गया फेंक दो, और कुछ कचरा जमा हो गया फेंक दो दोबारा खून में। और जो इस तरह से जिसमें ऑक्सीजन कम है, ऐसा खून दोबारा आ जाता है दिल की तरफ, और वो आता है कहाँ पे? दाहिने वाले ऊपर वाले खाने में, जिसको कहा जाता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, और वहां से ये खून पंप किया जाता है दूसरी नसों में। पल्मोनरी आर्टरी जो लिखा है, पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों के साथ जो संबंध होता है वो पल्मोनरी है।
तो फेफड़ों में खून जाता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, और ऑक्सीजन भरा हुआ खून दोबारा यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस तरह से खून घूमता रहेगा। ये घूमता है खून दोस्तों, इसके लिए हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। इस तरह से नॉर्मली काम चलता है। और आप समझते हैं ना ये काम कब से चलता है? हम जब माँ की कोख में थे तभी से ये चलता है। और ये दिल रुकता नहीं है, अपने शरीर में थोड़े हिस्से ऐसे हैं कभी भी रुकते नहीं है, हमेशा काम करते रहते हैं, और उनमें से एक है दिल। अभी ये दिल बिना रुके चलते क्यों रहता है? क्योंकि देखिए, अगर मुझे हाथ हिलाना है तो मैं सोच के हाथ हिलाता हूँ, मुझे गर्दन घुमानी है मैं सोच के घुमाता हूँ, लेकिन दिल तो चलते रहता है, और वो रुक के तो बिल्कुल चलेगा नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि अगर दिल 3-4 मिनट के लिए भी रुक गया तो फिर क्या हो जाता है? राम बोलो भाई राम, हमेशा के लिए बंद। तो इसके लिए दिल रुक नहीं सकता है। तो दिल ना रुके, इसके लिए क्या जरूरत है? तो दिल में ही एक अपना पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो इस हिस्से में होता है। वहां से केबल्स निकलती है, केबल्स निकलती है, और वो दिल के चारों चेंबर्स में जाती है, ऊपर वाले खाने में जाती है, नीचे वाले खाने में जाते हैं, और वहां से बिजली निकलती है, अपने एक गति से बिजली निकलती है, और वो सभी 4 खानों में जाती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल को मिलेगी, वो पंप करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, हम जैसे बात की थी महाधमनी में, और जो राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ये लंग की तरफ पंप करेगा। और ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में झड़पें होती हैं, वाल होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि खून का प्रवाह एक दिशा में हो। अभी अगर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करे और वो दोबारा पीछे चला जाए तो कैसे होगा? नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे बीच में वाल है, तो तभी बंद हो जाएगा, और फिर तभी वाल खुलेगा। कौन सा? जो महाधमनी में खून जाएगा वो वाल खुलेगा। तो 4 वाल भी इसके लिए होते हैं, और ये काम इस तरह से चलता है। ये बिजली के ऊपर काम चलता है। इसके लिए दोस्तों हम जानते हैं कि इस बिजली का भी हम लोग तपास कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जैसा जानते हो कि ईसीजी निकालते हैं, किसी का भी कार्डियोग्राम इस तरह से मशीन पे आता है, वो इसके लिए आता है क्योंकि हम लोग जो बिजली दिल में चलती होगी, और वो बिजली पूरे शरीर में भी फैलती है, लेकिन वो इतने कम करंट होते हैं कि शॉक नहीं लगता हमें, लेकिन कहीं से भी शरीर से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड करके हमें ग्राफ मिलता है, इस तरह का ईसीजी का ग्राफ मिलता है, और हम देख पाते हैं कि दिल का काम किस तरह से चलता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि दिल का काम चलते रहता है। जब अपनी माँ की कोख में हम पैदा हो रहे होते हैं, छोटे छोटे जीव है, हमारे शरीर के सब हिस्से बनते जाते हैं, तभी से दिल काम करने को शुरू करता है। और बाद में हम लोग पैदा होते, बड़े होते, बुढ़े होते, 100 साल के बाद राम राम कहते दुनिया को, तब तक दिल बिल्कुल रुकता नहीं है। अभी ये सब अच्छी तरह से काम करते रहता तो कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने कहा कहना होता ठीक है, मेरा भाषण हो गया, आपके क्या प्रश्न पूछिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये बात हमेशा ठीक तरह से नहीं होती ना। इसके लिए दिल की कुछ बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां होती है, इसके लिए दिल के डॉक्टर होते हैं। दिल के डॉक्टर होते हैं, वो इलाज करते हैं, और दिल की बीमारी को लोग करते हैं। और इसके लिए एनजीएफ और सक्षम कभी कभी ऐसे डॉक्टर को बुला के भाषण दिलवाते हैं कि भाई दिल के बारे में बात करो। तो दोस्तों, दिल की बीमारी है क्या? अभी दिल की बीमारी एक शब्द हम लोग जानते हैं, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक। नाम भी देखिए कैसा है, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, हृदय विकाराचा झटका। ये नाम ऐसे है कि मतलब नाम ही डरावने, ऐसा लगता है मतलब बाप रे क्या होता होगा। तो दोस्तों, ये दिल का दौरा जरूर दिल की बीमारी है, लेकिन मैंने आपको ये बताना जरूरी है कि ये एक दिल की बीमारी नहीं है। मैंने आपको कहा कि माँ की कोख में ये जब हम लोग पैदा होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, 9 महीने तक बढ़ते हैं और बाद में बाहर आते हैं, इन 9 महीनों में अपने शरीर के सभी हिस्से तैयार हो रहे हैं। अभी वो होते होते दिल भी तैयार हो रहा है यहाँ पे बच्चे का, और वो होते होते कभी कभी कुदरत से कुछ गलतियां हो जाती, कुछ खामियां रह जाती है, और बाद में अगर ऐसा हो गया तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिल नॉर्मल नहीं होता, कुछ बीमारी होती है। ये क्या हो सकती है? जैसे ये आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने आपको कहा है लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ये ऊपर का यहाँ पे एट्रिया भी होगा, लेफ्ट और राइट। तो कभी कभी लेफ्ट और राइट की बीच में जो दीवार होनी चाहिए, तो दीवार में कभी कभी छेद रह जाता है। जैसे ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये छेद है, और फिर क्या होगा, इस तरह से छेद रहा होगा तो ये बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो ये जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग करेगा
तो वो खून सिर्फ यहाँ महाधमनी में नहीं जाएगा, एओर्टा में नहीं जाएगा, थोड़ा खून यहाँ पे भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे छेद है, इस तरह से मिक्स हो जाएगा खून। तो दोस्तों ये छेद दिल में होना, ये इस प्रकार की एक बीमारी हो जो तो पैदाइशी हो सकती है। सिर्फ छेद यहाँ पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में ऐसा नहीं, कभी कभी ऊपर वाले खाने में भी हो सकता है, ऊपर वाले खानों के बीच में भी ऐसा छेद हो सकता है, फिर यहाँ से खून या ये बाजू आएगा और इस तरह से वो एक प्रकार की बीमारी है। अभी इस प्रकार की जो बीमारी होती है पैदा होने के बाद कभी कभी वो छेद कितना बड़ा है उसके ऊपर तुरंत मालूम पड़ती है, सालों के बाद मालूम पड़ती है। कभी कभी इस तरह की जो बीमारी है ना जो ऊपर वाले दो खानों के बीच में है, वो कभी कभी मालूम पड़ने तक तो वो बच्चा नहीं रहता, वो बड़ा हो जाता है, 15, 20, 25, 30 साल का भी हो जाता है, बाद में कभी कभी पता चलता है। लेकिन यहाँ जब छेद होता है तो कभी कभी जल्दी मालूम पड़ता है, खास करके वो बड़ा हो तो जल्दी मालूम पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जब है उसकी उसकी इसका इलाज क्या करते हैं, ये अगर बहुत छोटे छेद होते हैं तो अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े छेद होते हैं तो उसके लिए पहले तो सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ता था, अभी इन दिनों में वो ऑपरेशन के बिना भी बंद किए जा सकते हैं। वो एक प्रकार की बीमारी है। दूसरी एक प्रकार की बीमारी होती है जो पैदाइशी हो सकती है। मैंने आपको कहा कि देखिए शरीर, ये दिल की रचना ऐसी होनी चाहिए कि ये दाहिनी तरफ यहाँ पे और बाईं तरफ खून आ रहा है फेफड़ों से जिसमें ऑक्सीजन अच्छा है और वो पूरे शरीर को मिल जाता है, और जो दाहिने तरफ खून आता है जिसमें ऑक्सीजन कम है वो फेफड़ों की तरफ जाता है और ऑक्सीजन लेके बाद में बाईं तरफ आता है। लेकिन कभी कभी कुदरत से ये गलती हो जाती है और एक कनेक्शन जो लगना चाहिए ना कि यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो महाधमनी से यानी कि एओर्टा से होना चाहिए और फेफड़ों की नस जो है उसका राइट में होना चाहिए, तो कभी कभी कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं। अगर कनेक्शन उल्टे हो गए तो क्या होगा, पूरे शरीर की तरफ से जो खून आ गया जिसमें ऑक्सीजन कम है वो आ गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, वो दोबारा रॉन्ग कनेक्शन की वजह से महाधमनी में चला जाएगा और पूरे शरीर को खून मिलेगा ऐसा जिसमें ऑक्सीजन कम है, और फेफड़ों से जो खून आया वो पूरे शरीर को ना मिले दोबारा फेफड़े में जाए। तो इस तरह से जब होता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, ये बच्चा अगर पैदा होता है नॉर्मल अगर पैदा हो गया तो भी क्या होता है वो काला नीला होता है, क्योंकि ये होता है कि उसके खून में ऑक्सीजन कम है और खून में ऑक्सीजन कम है तो पूरे शरीर को कम ऑक्सीजन वाला खून मिले तो फिर ये तकलीफ हो सकती है। वो अलग प्रकार की बीमारी है। ये कुछ मैंने उदाहरण दिए, बीमारी अलग अलग प्रकार की होती है। कभी कभी ये बीमारी जो दिल की बीमारी है वो बाहर से भी बच्चे को दूसरी कुछ बीमारी हो सकती है, यानी कि आप जानते हैं कभी कभी आपने सुना होगा मंगोलिज्म, तो कभी देख के पता चलता है कि भाई बच्चा नॉर्मल नहीं है। अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। देखिए इसमें ऐसे हुआ है कि उसके बेचारे के हाथ ठीक तरह से हुए नहीं तैयार, तो उसके साथ कभी कभी दिल के साथ भी बीमारी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर का होठ ही नहीं बना है ठीक तरह से, यहाँ छेद रह गया, तो उसके साथ कभी कभी दिल के अंदर भी तकलीफ रह सकती है। कभी कभी 5 की जगह पे 6 उंगलियां होती है, आपने देखा होगा, सुना होगा, आपने कोई लोग देखे भी होंगे। अभी ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा कुछ बाहर से हो तो दिल के अंदर कुछ होना ही चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। और ये भी जरूरत नहीं है कि दिल की बीमारी हो तो बाहर से हमें कुछ नजर आएगा ही, ये लेकिन कभी कभी होता है। बाकी लोगों से इन बच्चों में ये दिल की बीमारी होने का चांस ज्यादा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनमें होगा ही। तो दोस्तों ये बीमारी मैंने आपको जो बताई वो पैदाइशी होती है। मैंने आपको बताया कि दिल के अंदर वाल होते हैं, झड़पें होती है, लेफ्ट के ऊपर वाले और नीचे के वाले खाने के बीच में झड़प होती है, वाल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी झड़प होती है। और ऐसे कभी कभी ये झड़पों की बीमारी होती है। ये झड़पों की बीमारी ऐसी होती है या तो एकदम बच्चों में पैदा हो जाती है, मतलब पैदाइशी हो तो अच्छे हैं, उनके झड़पें अच्छी भी हो सकती है, लेकिन बड़े जैसे जैसे होने लगते 5-6 साल के होते, खेलने कूदने लगते हैं, स्कूल में जाने लगते हैं, तो कभी कभी शुरुआत होती है। और तभी नहीं हुई तो कभी कभी आदमी तो जिंदगी तो अच्छी निकाली, लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उम्र का जो परिणाम पूरे शरीर पे होता है, जैसे किसी के बाल सफेद होते हैं, किसी के बाल झड़ जाते हैं, घुटने खराब होते हैं, ऐसा कुछ होने लगता है। उसके साथ साथ कभी कभी दिल की झड़पें उनकी उम्र होने की वजह से भी खराब। मैंने आपको ये बताना जरूरी है कि बच्चों में होता क्या है। देखिए ऐसा होता है कभी कभी कि हवा से कोई जात के कीटाणु बच्चे के गले में आ जाते हैं। वैसे ये कीटाणु तो हम सभी के गले में आते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बच्चों के गले में ये कीटाणु आने से और उनका शरीर जब कीटाणुओं के साथ झगड़ा कर रहा है तो उस झगड़े का असर कभी कभी उनके जॉइंट्स पर हो जाता है,
कोई भी जॉइंट के ऊपर, यानी जोड़ों के ऊपर हो सकता है, तो घुटने में तकलीफ हो सकती है, या एंकल में होती है, रिस्ट में हो सकती है, हाथों में कहीं हो सकती है। तो उन्हें क्या होता है कि बुखार आता है थोड़ा, कभी ये दर्द हो गया, कभी वो दर्द हो गया, लेकिन वो दर्द तो ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी इस बीमारी का असर हो जाता है दिल के ऊपर, और अगर दिल के ऊपर हो गया तो दिल की झड़पों में तकलीफ होती है। क्या तकलीफ हो सकती है? मैंने आपको बताया कि जैसे देखिए कि ये लेफ्ट एट्रियम है, यानी कि बायां ऊपर का खाना, और ये नीचे वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो नीचे वाला है बाईं तरफ का। उनके बीच में जो झड़प है वो कभी कभी उसके ऊपर अगर असर हो गया तो जितनी खुलनी चाहिए, देखिए नॉर्मली इतनी अच्छी खुलनी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ बल खून अच्छी तरह से आना चाहिए, लेकिन बाद में सिकुड़ जाती है तो खून आने में दिक्कत होने लगती है। और फिर ये जो खाना है यानी चेम्बर, लेफ्ट एट्रियम, उसे बेचारे को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तभी वो बेचारा खून यहाँ भेज सकता है। और वो ताकत लगा लगा के बेचारा कभी कभी उसका साइज बड़ा बड़ा होने लगता है। अच्छा, इसमें कहाँ से खून आता है? फेफड़े से। तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो फेफड़े में प्रेशर बढ़ जाता है, फेफड़ों में प्रेशर बढ़ जाता है तो सांस फूलती है, खांसी ज्यादा ज्यादा होने लगती है। तो ये झड़प की वजह से ये हो सकता है। कभी कभी झड़प के ऊपर उल्टा असर होता है, वो सिकुड़ नहीं जाती है, उल्टा लीकेज करती है। मतलब जब उसने बंद होना है अच्छी तरह से, इसके लिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो खून दोबारा पीछे ना जाए, ऐसा होता है, लेकिन नेट ठीक तरह से बंद नहीं होती है तो पीछे चला जाता है। ये सिर्फ इसी झड़प के बारे में, इसी वाल के बारे में होगा ऐसा नहीं, जो दूसरा भी वाल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टिक के बीच वाल है, उसमें भी कभी कभी होता है कि वो कभी ठीक तरह से बंद ना हो, ठीक तरह से खुले ना। इस तरह से होने से भी ये बीमारी दिल की वाल की बीमारी है। तो ये जोड़ों की भी साथ में तकलीफ हो सकती है, वाल की। इसके लिए कभी कभी इन बीमारियों को रोमैटिक हार्ट डिसीज कहते हैं। रोमैटिक मतलब कुछ भी जोड़ों के साथ होता है तो रोमैटिक कहलाता है। दोस्तों, ये मैंने जरा अलग अलग प्रकार की बीमारी आपको इसके लिए बताई क्योंकि दिल की बीमारी सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि भाई फिर हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक क्या है वो भी तो बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं, कि दोस्तों हम बैंकों में जाते हैं, हम आप भी जाते होंगे, आप जाते होंगे तो अभी तो मतलब ये अभी की तस्वीर नहीं हो सकती है, किसी ने भी मास्क नहीं पहना, मतलब ये जरा पुरानी तस्वीर है, लेकिन बैंक तभी भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे है। तो ये विंडो होती है, विंडो के पीछे जो बैंक ऑफिसर है वो बैठे होते हैं, हम लोग सामने से जाते हैं। ये बैंक ऑफिसर जो है ना, दिन में देखिए उनके हाथों से लाखों रुपए जाते हैं, लाखों रुपए जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं अपने खुद के काम के लिए वो उसमें से एक भी पैसा नहीं ले सकते। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पूरे शरीर को खून की जरूरत है, वैसे दिल को भी खून की जरूरत है, और दिल को भी जरूरत है, दिलो अपने काम के लिए भी जरूरत है। तो दिल को खून कहाँ से आएगा? आप कहेंगे उसमें क्या आसान बात है, दिल के अंदर तो खून है, वहां से सब जगह जा रहे हैं, तो दिल के पास काफी खून है। लेकिन जैसे बैंक कर्मचारी जो है वो उनके हाथों से जाने वाला पैसा नहीं ले सकते, मतलब उन्होंने कम से कम लेना नहीं होता है, कोई नहीं लेते हैं वो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, उन्हें अलग से तनख्वाह मिलती है, पगार मिलता है। उसी तरह दिल को भी, दिल खून जरूर देता है एओर्टा में यानी महाधमनी में, लेकिन उसकी सबसे पहली दो शाखाएं होती है वो दिल की तरफ ही जाती है, यानी कि दो ब्रांचेस छोटी छोटी होती है। इनका विस्तार सिर्फ यहाँ से देखिए 4 मिलीमीटर होगा, 5 मिलीमीटर होगा, यहाँ 3 मिलीमीटर होगा, इतनी छोटी छोटी नसें होती है। एक बाईं तरफ जाती है और एक दिल की दाहिनी तरफ जाती है, और उनकी ब्रांचेस काफी हो जाती है। ये बहुत महत्व की नसें हैं इनके लिए, इसके लिए उन्हें कहा जाता है करोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट करोनरी होती है, राइट करोनरी होती है, वो ब्रांचेस हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, और दिल के हर एक पेशी को खून अच्छी तरह से मिलता है। दोस्तों, हम लोग जब पैदा होते हैं ना, तो देखिए नस अगर मैंने आपको खोल के बताई तो इतनी अंदर से नए पाइपलाइन की जैसे चकाचक होती है, और उसमें से खून फटाफट बहता है, अच्छी तरह से खून दिल के सभी हिस्सों को मिलता है। लेकिन अभी मैंने आपको अगर ये हिस्सा बताया और बताया कि देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के हिसाब से, कुछ अपनी बीमारियों की वजह से, कुछ अपनी बुरी आदतों की वजह से ये नस इतनी नॉर्मल ना रहे और उसके अंदर ऐसा कचरा जमा होने लगे। तो कचरा जमा होने लगेगा तो क्या होगा? दिल की नस जो अंदर से इतनी मोटी साफ थी वो कभी कभी यहाँ से छोटी होने लगेगी, और छोटी होने लगेगी तो समझिए यहाँ की नस अंदर से छोटी हो रही है कि दिल के इस हिस्से को खून मिलना कम हो जाएगा। कम होगा, तुरंत बंद होगा ऐसी बात नहीं है, कम मिल रहा है तो दिल भी फिर भी बेचारा काम करते रहता है। लेकिन समझिए ऐसे धीरे धीरे जो पैदा हो रहा है कचरा, ब्लॉक हो रहा है अंदर, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खून जा रहा है, लेकिन यकायक अगर उसके ऊपर एक खून की गांठ अटक गई इस तरह से तो क्या होगा? अगर गांठ तो फट से जम सकती है, आप जानते हो कि कभी कभी खून, अपनी उंगली कट जाती है, खून बहने लगता है, आप 2 मिनट दबा के रखते हो,
खून रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उस नस में जहां से खून आ रहा है, खून की गांठ जमती है और खून का प्रवाह रुक जाता है। उसी तरह से खून की गांठ तो फट से जम सकती है, तो इन दिल की नस के अंदर भी खून की गांठ फट से जमी तो क्या होगा? यहां से अगर खून का प्रवाह बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो दिल के इस हिस्से को खून बिल्कुल नहीं मिलेगा, और दिल को बिल्कुल खून ना मिला तो उसे जो जरूरी था, अपने काम के लिए जरूरी था, उसे बिल्कुल ना मिला तो दिल का वो हिस्सा खराब होने लगेगा, उसको बहुत खराब जख्म होने लगेगा। तो दोस्तों, दिल के कोई एक हिस्से को बिल्कुल खून ना मिलने से उसे जो जख्म हो जाता है और वो काम करना कम कर देता है, उसी का नाम है दिल का दौरा या हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मतलब ये है कि दिल के कोई एक हिस्से को खून मिलना बिल्कुल बंद हो जाए और वो खराब होने लगेगा, तो वो है दिल का दौरा। हृदयाच्या एखाद्या भागाला रक्तपुरवठा करणारी शीर पूर्ण बंद पडल्यामुळे त्याला होणारी जखम म्हणजे हृदयाच्या त्या भागाला, आणि त्यामुळे तो भाग हृदयाचा निकामी होणे, यालाच म्हणतात हृदयविकाराचा झटका किंवा हार्ट अटैक। अब दिल का दौरा किसी को पड़ता है तो आप जानते हो कि उसको क्या होता है? मरीज को कैसे मालूम पड़ता है कि दिल का दौरा हो सकता है? ये देखिए, यहाँ पे दोबारा मैंने दिखाया कि दिल की नस ऐसी है, देखिए यहाँ की जरा बड़े करके बताइए। शुरू में जरा ब्लॉक आ गए, लेकिन जब खून की गांठ जम गई उसके ऊपर तो इस हिस्से को का कम होने से, बंद होने से दिल का दौरा पड़ता है। आदमी को ऐसा जब हो जाता है तो उसे क्या होता है? दर्द होता है, सीने में दर्द होता है। तो कहां दर्द हो सकता है? सीने के बीचों बीच दर्द होता है। और ध्यान में रखिए, मैंने आपको कहा है दिल सीने के बीच में होता है, बीच में ज्यादा दर्द होता है। वैसे बाईं तरफ भी दर्द हो सकता है। यह दर्द कभी कभी कंधे तक जाता है, कंधे तक जाता है, कभी कभी तो वो दर्द हाथ में, बाईं हाथ में जाता है, छोटी उंगली तक भी जा सकता है। और कभी कभी ये दर्द महसूस हो सकता है गले में, ऐसे लगता है कोई गला दबा रहा। कभी कभी ये दर्द महसूस हो सकता है अपने जबड़े में, यहाँ पे महसूस हो सकता है। मुझे तो काफी पेशेंट याद है जो डेंटिस्ट के पास गए ऐसे सोच की कि भाई ये जबड़े में तकलीफ है, यानी कि कुछ दांतों की तकलीफ है, ऐसे भी हो सकता है। ये दर्द पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी होता है। इसके लिए काफी लोग जब इस तरह का तकलीफ होता है तो उसे समझते हैं गैस होगा, गैस, और ऐसे समझते हैं गैस, यहाँ पे गैस जम गई और गैस ऊपर आ गया, ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कभी किसी को गैस नहीं हो सकता है, लेकिन जब गैस सुनते तो दिल के डॉक्टर तो खास करके बहुत डर जाते हैं, क्योंकि काफी बार जो मरीज कहता है कि गैस की तकलीफ है, वो गैस की नहीं होती और दिल की हो सकती है। ये तकलीफ कभी कभी पीठ में भी महसूस होती है। और यहीं पे मैंने बताना जरूरी है कि दोस्तों, ये दिल का दौरा जब पड़े तो कभी कभी दर्द दाहिनी तरफ भी हो सकता है, सिर्फ दाहिने तरफ। कभी ऐसा होता है कि बाई तरफ हुआ ही नहीं, सिर्फ दाहिने तरफ। ये इसके लिए बता रहा हूं कि लोग हमेशा समझते हैं कि दिल तो बाई तरफ है, तो दाहिने तरफ जो भी कुछ होता है वो कहते हैं कि दिल का नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये बात सच नहीं है। दिल अगर ठीक तरह से अपनी जगह पे भी है, बाई तरफ ही है, फिर भी दिल का दर्द कभी कभी महसूस होता है दाहिने तरफ। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि नाभि के ऊपर और ये जबड़े तक कुछ भी तकलीफ आदमी को महसूस हो जाए कि भाई ये कुछ हो रहा है जो उसका कारण नहीं पता चल रहा है कि भाई क्यों हो रहा है, तो कम से कम चेकअप करवाना जरूरी है कि भाई दिल का तकलीफ तो नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि यहाँ होने वाला दर्द हर दर्द दिल का हो, अलग अलग हिस्से पे और भी शरीर के हिस्से हैं जो भी इन जगहों पे दर्द दे सकते हैं। सीने में फेफड़े हैं, फेफड़ों के कवर है, देखिए हम लोग जैसे कहते फूड पाइप यानी अन्न की नली है, यहाँ फिर बाद में जठर यानी स्टमक है, पेट में लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इनका भी तकलीफ हो सकता है यहाँ पे, मैं मानता हूँ। लेकिन जब मालूम नहीं क्या हो रहा है तो तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप करवाते यानी क्या करते हैं, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलते हैं अरे अरे दर्द होता है, सो जा सो जा। पहले पूछते क्या पसीना पसीना हुआ, क्या उल्टी जैसे लगा, क्या चक्कर आया, क्या सांस फूली क्या। दोस्तों, ये हमने भी सुना होगा, आपने सबने सुना होगा कि दिल के दौरे में कभी कभी पसीना आता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा शब्द था, कभी कभी। ये जरूरी नहीं है कि हर बार पसीना हो। ये मैं इसके लिए कह रहा हूं विस्तार से, क्योंकि हमने देखा है ऐसे मरीज होते हैं कि जिनको दिल में दर्द यानी कि दिल का दौरा पड़ा था, सीने में दर्द भी हुआ था, लेकिन पसीना नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि हाँ पसीना नहीं हुआ यानी कि दिल का दौरा नहीं है। तो दोस्तों, पसीना होना दिल के दौरे में ये दिल की एक रिएक्शन है, वो जरूरी नहीं कि पसीना हो। और उसी के साथ ये भी कहूंगा, सिर्फ पसीना होना यानी कि दिल का दौरा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि कभी कभी कोई भी कारण के लिए पसीना आता है और लोग सोचते हैं मुझे दिल का दौरा पड़ गया।
पसीना होने की भी अलग अलग कारण होते हैं। जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज के मरीज को कभी कभी खून में शक्कर की मात्रा कम होने से पसीना हो जाता है। कभी कभी आदमी बहुत डर जाए तो डरे भी पसीना पसीना होता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार वो दिल का दौरा हो, लेकिन ये हो सकता है, होना चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ जो होता है उससे मालूम नहीं पड़ता है कि दिल का दौरा है या नहीं है। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, देखते प्रेशर देखते हैं, नस देखते हैं, उसमें से पक्का पता नहीं चलता है। तो क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, कार्डियोग्राम करते हैं। और दोस्तों कार्डियोग्राम में काफी बार यानी लगभग 80% लोगों में ये पता चल सकता है कि भाई हाँ, ये जो तकलीफ हो रही है वो दिल का दौरा है। आप कहेंगे 80% में मालूम पड़ता है, मतलब बाकी 20% में क्या होता है? क्योंकि दोस्तों दिल का दौरा होने से भी कभी कभी ये होता है कि तुरंत अगर पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाए तो तुरंत जो कार्डियोग्राम करते हैं, पहले कार्डियोग्राम अच्छा भी आ सकता है, बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है, और उसमें पता नहीं चलता है कि भाई हुआ है कि नहीं। फिर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, देखो भाई तुम्हारा कार्डियोग्राम तो अच्छा है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हो जाओ। पेशेंट तभी क्या सोचता है जानते हैं आप? पेशेंट सोचता है यार डॉक्टर ने नया नया हॉस्पिटल खोला है, बहुत लोन लिया होगा, खुद कहता है ईसीजी नॉर्मल है और खुद ऐसे ही मुझे दबा के रख रहा है। दोस्तों ये बात नहीं होती है, क्योंकि एडमिट करने के बाद, क्योंकि आईसीयू में एडमिट किया जाता है, एडमिट करके हम लोग देखते हैं कि दोबारा कार्डियोग्राम करके देखो, थोड़ी देर के बाद कुछ खून का जांच करके देखो, कभी कभी उसके आगे जाके एकोकार्डियोग्राफी नाम का टेस्ट करते। आपने सुना होगा एकोकार्डियोग्राफी यानी दिल की सोनोग्राफी होती है, जहाँ यहाँ टीवी के पर्दे के ऊपर सीधा दिल दिखता है और उसमें ये पता चलता है कि समझे ये हिस्सा है, ये दिल पंप कर रहा है, तो कोई एक हिस्से को अटैक हो रहा है तो वो हिस्सा काम नहीं कर रहा है, नजर आता है, और इन टेस्ट के जरिए पता चल जाता है कि भाई ये दिल का दौरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि 24 घंटे में भी इसमें कुछ भी फर्क नहीं आया तो डॉक्टर फिर आपको बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि भाई आपको जो तकलीफ हुई वो दिल की नहीं है, दिल का दौरा नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जरूरी है कि किसी को भी लगे कि भाई अपने को तकलीफ हो रही है और दिल की हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन तुरंत तपास लेना जरूरी है। तुरंत क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि दिल के एक हिस्से को खून का प्रवाह पूरा बंद हो गया है, यानी एक नस पूरी बंद हो गई है और दिल का वो हिस्सा खराब होने लगा है। जितने जल्दी जाके आप वो नस थोड़ी भी खोल दो तो दिल का खून का प्रवाह जरा भी शुरू हो जाएगा तो आगे का डैमेज चलेगा और दिल के दौरे में दिल का जो साइज खराब हो रहा है वो साइज बड़ा नहीं होगा, काफी दिल बचेगा। तो जितने जल्दी हो उतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। और ऐसे टाइम में सबसे नजदीक वाला डॉक्टर जो आपको सबसे पहले डॉक्टर मिलेगा वो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है। घर के नजदीक का, घर में नहीं, यानी आप जहां पे भी हो वहां से सबसे नजदीक वाला अस्पताल है वो सबसे अच्छा अस्पताल है दुनिया का, ऐसा समझिए। आपने कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा समझिए आप कि कोई दादर में रहने वाला मरीज है और उसे तकलीफ हो गई है, लेकिन वो तभी तो दादर में नहीं था, तभी वो गया था, चर्चगेट गया था, तो उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं 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 मुझे हार्ट का हो सकता है लेकिन मैं तो वहां जाऊंगा, दादर जाऊंगा, हिंदुजा अस्पताल जाऊंगा, मैं तो यहाँ किसी पे ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। दोस्तों जितने जल्दी इलाज हो जाए उतने हार्ट को बचाना आसान हो जाता है। इसके लिए फट से नजदीक वाले अस्पताल में जाना चाहिए। हम डॉक्टर लोग वहां पे क्या करते हैं, डॉक्टर लोग दो में से एक बात करते हैं। अगर वहां पे उपलब्ध है तो नस का फोटो निकाल के एंजियोग्राफी करके तुरंत देखते कहाँ ब्लॉक है और वो ब्लॉक को खोल देते हैं और पूरी तरह से खून का प्रवाह अच्छा कर सकते हैं। अभी छोटे छोटे अस्पताल में तो ये बात होगी नहीं ना, तो वहां पे क्या किया जाता है, कम से कम एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि दिल का दौरा पड़ते वक्त ब्लॉक के ऊपर फट से खून की गांठ जो जम गई है, वो खून की गांठ पिघलाने वाले दवा हमारे पास मौजूद होती है, वो इंजेक्शन होती है, वो 1 मिनट में दे सकते हैं। और वो जब दे देते हैं तो फट से अगर वो नस थोड़ी भी खुल गई तो दिल को थोड़ा खून शुरू हो गया तो आगे का डैमेज टल सकता है। इसके लिए सबसे नजदीक वाला अस्पताल सबसे अच्छा है। अच्छा, आप दोस्तों मुझे जरूर पूछेंगे कि ये जो ब्लॉक हमने कहा कि जब पूरी नस बंद हो जाएगी तो दिल का दौरा आएगा, ठीक है। अभी लेकिन दिल पूरा नस तो बंद नहीं हुए, समझे खून की गांठ नहीं है ये अंदर, ये ब्लॉक यानी कचरा जमा है जरूर, लेकिन नस छोटी हो गई लेकिन बंद नहीं हुए तो दिल का दौरा तो नहीं पड़ेगा ना। तो पहले अगर कुछ मालूम हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ अंदर हो रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं ताकि हम दिल का दौरा ना होने दें। तो ये दोस्तों सब में मालूम नहीं होता है, क्योंकि अंदर कचरा जमा जरूर हुआ है लेकिन बेचारा दिल संभाल रहा है, खून कम आ रहा है फिर भी उसमें काम कर रहा है।
इस तरह से चालू होता है तो मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? यहाँ पे जब आदमी आराम की स्थिति में है तो उसको जितना खून मिल रहा है उसमें तो अपना काम चल रहा है, ब्लॉक में से भी आता है वो। लेकिन वो कुछ भी दूसरा काम करे, चलने लगे, दौड़ने लगे, सीढ़ियां चढ़ने लगे, तो उसमें ये हो जाता है कि तभी दिल को ज्यादा खून चाहिए क्योंकि दिल ज्यादा काम कर रहा है। तो ये ब्लॉक नस में से ज्यादा नहीं आता है। अब जब ज्यादा नहीं आता है तो दिल को पता चल सकता है, उसको तकलीफ होती है। उसी तरह की जैसे दिल के दौरे में पड़ती है, सीने के बीचों बीच दर्द, वो दर्द कभी कभी जैसा मैंने आपको बताया बाईं तरफ हो सकता है, कभी कभी वो कंधे में जाता है, कभी हाथ में जाता है, जबड़े में हो सकता है। उसी तरह का दर्द जैसे दिल के दौरे में होता है। आदमी को क्या होता है, वो चलने लगता है, जल्दी जल्दी चलता है, दर्द हो गया, वो बेचारा रुक जाता है। अरे क्या हो गया, मुझे दर्द क्यों हो गया? मैंने कोई सामान नहीं उठाया था, मैंने कोई टेबल को धक्का नहीं दिया था। वो सोच रहा है 3-4 मिनट और ये दर्द गायब। अब गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रुक गया तो दिल का काम धीरे धीरे कम हो गया। तो जितना खून आ रहा था उतना काफी है भाई। तो फिर दिल कहता ठीक है, दर्द गायब हो जाता है। आदमी सोच लेता है हाँ मैं ऐसा ही डर रहा, कुछ भी तकलीफ नहीं है, चलो। लेकिन बाद में कभी कभी उसे पता चलता है, वो जल्दी जल्दी चले, जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़े, दौड़ने लगे, तो उसे तकलीफ होती है। आराम से सब कर लो तो तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों ये जो तकलीफ है वो भी कारण तो वही है कि अंदर ब्लॉक हो रहा है नस में। तो इसे क्या कहा जाता है? ये तो दिल का दौरा नहीं कहलाएगा, क्योंकि दिल का प्रवाह पूरा तो बंद हुआ नहीं, और हुआ नहीं इसके लिए दिल का दौरा पड़ नहीं सकता है, कोई हिस्सा खराब तो नहीं होगा। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं अंजाइना, यानी कि पूरा नाम है अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना यानी ग्रीक लैंग्वेज में होता है दर्द, और पेक्टोरिस यानी कि सीने का जो ये बीच वाला हिस्सा है और दोनों बाजू का, बाईं और दाहिने एक तरफ का, उसे पेक्टोरल कहा जाता है। तो वहां होने वाला दर्द, इसके लिए उसे कहा जाता है अंजाइना पेक्टोरिस। उसमें कारण वही है कि ब्लॉक हो रहा है नस में, सिर्फ पूरा बंद नहीं है। अंजाइना पेक्टोरिस अगर है किसी को तो कैसे मालूम पड़ता है? पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, कार्डियोग्राम सुला के देखते तो वो तो अच्छा आ जाता है, क्योंकि लेटे लेटे उसको तो तकलीफ है नहीं। तो डॉक्टर टेस्ट करते हैं जिसे कहता है स्ट्रेस टेस्ट, यानी कि ये मशीन होता है, आप जानते हैं ट्रेडमिल जैसे जिम्नेशियम में भी वापरी जाती है, उसके ऊपर चलाते हैं, चलाते चलाते ये तो कार्डियोग्राम के सब वायर लगाए हैं, मशीन में आ रहे हैं, और ये मशीन में ईसीजी कंटिन्यूसली आ रहा है। और फिर जैसा जैसे आदमी चल रहा है धीरे धीरे गति बढ़ाई जाती है, और देखा जाता है कि जैसे जैसे वो ज्यादा चल रहा है तो क्या उसके तकलीफ भी होती है यहाँ दर्द की, और तभी कार्डियोग्राम में भी फेरफार आते हैं क्या? अगर आए, उसको रुका देने के बाद दर्द भी गायब, और कार्डियोग्राम में जो कुछ फेरफार आए थे वो भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मालूम पड़ सकता है कि ये नस में ब्लॉक पैदा हो रहे हैं। देखिए दिल हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि यार मेरे को तकलीफ है, कुछ कर, लेकिन कभी कभी हम नजरअंदाज करते हैं और बाद में दिल का दौरा पड़ने तक रुकते हैं, तो ये ज्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों ये जब अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि दिल क्या है, दिल की बीमारियां क्या क्या होती है, दिल का दौरा क्या है, अंजाइना क्या है, कारण क्या है, ये सब जान के, और मैंने आपको ये भी बताया कि डॉक्टर लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इलाज क्या करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको ये कहा कि नसों में ब्लॉक है, तो आगे डॉक्टर करते क्या है? तो दोस्तों काफी बार ऐसा होता है, हम लोग आगे का ब्लॉक तो अभी तक हमने देखा नहीं, ये तो हमारा ये डिसीजन था कि भाई ब्लॉक हो सकते हैं अंदर, लेकिन देखा नहीं। तो देखने के लिए जो टेस्ट होती है उसे कहा जाता है एंजियोग्राफी। एंजियो यानी कि नस, ग्राफी यानी फोटो। तो एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है, मरीज को इस तरह से सुलाया जाता है ये टेबल के ऊपर, और ये एक्सरे का मशीन होता है। एक्सरे की मशीन के जरिए यहाँ नस के फोटो निकाले जाते हैं। दिल के नस में डायरेक्टली एक दवा डाल के वो दवा जो ऐसी होती है एक्सरे में से दिखे, तो जब जाती है तभी दिल के नस के फोटो निकाल सकते हैं। ये दवा कैसे डालते हैं दिल के नस में? तो कोई नलियां होती हैं, कम लगभग अपने हाथ भर जितना हाथ लंबा है, कंधे से लेके उंगली तक उतनी लंबी नलियां होती हैं, और जो उतनी जाड़ी होती है जितनी हम लोग ठंडा पानी पीते हैं या कोई शीत पेय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कैसे नली वापरते हैं ना, स्ट्रॉ, उतनी जाड़ी होती है नलियां। तो कोई भी एक नस में से, या हाथ की नस से, या टांग की नस से, जांग की नस से हम लोग वो नली डाल सकते हैं। जो डालते वक्त पेशेंट को दर्द कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया में की जाती है, और वो जब दवा डालते हैं तो नस की फोटो निकालते हैं, और इस तरह से नस का फोटो आ सकता है। देखिए लेफ्ट वाली करोनरी है, तो दिखती कि भाई ये हमारी डाली हुई नली है, और वो नस दिखती है तो उसकी शाखाएं दिखती हैं, और दिखता है कि भाई देखिए ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और यहाँ दिखता है कि भाई ये यहाँ नैरो हो गई, अंदर से पतली हो गई, मतलब यहाँ से खून कम जा रहा है। तो इस तरह से ब्लॉक है पता चलता है।
अब कोई दिल का दौरा पड़ के आदमी आया है तो उसकी तो दिखेगी कि भाई अरे यहाँ के आगे तो नस पूरी बंद हो गई, यहाँ से दिखती नहीं, यहाँ दिखता है कि पूरी बंद हो गई है। ये लेफ्ट वाली मैंने बताई, वैसे हम राइट वाली की फोटो में निकालते हैं, कोई यहाँ पे ब्लॉक है, नैरो हो गई है, ये पता चलता है, ये एंजियोग्राफी में पता चलता है। दोस्तों एंजियोग्राफी ये टेस्ट है, जांच है, एंजियोग्राफी इलाज नहीं है। इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मरीज हमें पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं एंजियोग्राफी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एंजियोग्राफी करने से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? दोस्तों एंजियोग्राफी करने से कोई ठीक नहीं होता। एंजियोग्राफी बताता है कि अंदर क्या है, उसके बाद ये सोचना होता है कि क्या भाई उसको सिर्फ दवाइयों से ठीक किया जा सकता है या नसें खोलनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा था कि पहले ऐसे जब ब्लॉक थे ना, पहले यानी कि बहुत पहले ऐसा होता था कि ब्लॉक को हम लोग दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे, या तो दवाइयां दो और दवा काम करनी ही रही है तो सीधा बाईपास ऑपरेशन करो। बाईपास ऑपरेशन मतलब बाईपास जैसे अब हम लोग रास्ते का बाईपास होता है उसी तरह का बाईपास होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो लेकिन अभी कुछ सालों से यानी 30-40 साल से ऐसा हो गया, 50 साल लगभग हो गए कि अभी ये ब्लॉक जो है ना हम खोल भी सकते हैं। इसे कहा जाता है एंजियोप्लास्टी। दोस्तों ये जो एक आदमी है जो स्विट्जरलैंड में था, ग्रुनजिक उसका नाम है, 1977 में पहली बार उसने ऐसा बताया कि ब्लॉक जो नस में है वो ब्लॉक को आप ऑपरेशन के बिना खोल सकते हो। उसका नाम दिया जाता है एंजियोप्लास्टी। मतलब उसमें क्या किया जाता है, देखिए नस है, मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि नस है, ये यहाँ पे ये ब्लॉक है और ब्लॉक की वजह से अंदर से छोटी हो गई है। तो दूसरी एक जैसे एंजियोग्राफी में नली डालते हैं वैसी नली डाल के, और नली में होता है एक गुब्बारा फुगा बलून, और वो जो बलून है तो ब्लॉक की जगह पे जब आता था तो बाहर से उसमें दवा डाल के बलून को फुलाया जाता है, और फुलाए हुए बलून की प्रेशर से ब्लॉक को खोल देना और बाद में वो बलून बंद करके निकाल देते तो नस इस तरह से खुली हो जाती है। ये है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी जैसा मैंने आपको बताया 1977 में पहली बार हुई। मैंने आपको ये बताना जरूरी है कि देखिए ये उसी पहले पेशेंट की तस्वीर है जब उस देखा गया था कि इस तरह से नैरो था, ब्लॉक हो गया था नस में, और वो खोलने के बाद खुली रही, और देखिए 10 साल के बाद भी उस तरह से वो खुली रही नस। तो ये मैं खास करके इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखाती है, उसमें कभी कभी ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि एंजियोप्लास्टी यूजलेस होती है, कोई भी ब्लॉक होता है दोबारा हो जाता है। मैंने कहता कभी दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन ये सबसे पहले जो एंजियोप्लास्टी की थी 1977 में, वो भी 10 साल के बाद अच्छी तरह से खुली थी। तो दोस्तों ये बात सच है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग करने लगे 1977 के बाद सभी डॉक्टर धीरे धीरे सीख गए एंजियोप्लास्टी करने के लिए, और बाद में उन्हें पता चला कि भाई ठीक है आप ये कचरा तो साफ कर लेते हो, लेकिन कभी कभी देखिए पाइपलाइन जैसा आपने काम तो जरूर कर दिया। पाइपलाइन में कीचड़ जमा था, आपने कीचड़ को बाजू जरूर कर दिया, लेकिन पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन जो होती है ना, वो क्या होगी, मेटल की होगी, स्टील की होगी या कंक्रीट की होगी। आपने कचरा बाजू किया तो किया, लेकिन हमारी नसें वैसी नहीं है, कंक्रीट की नहीं है, मेटल की नहीं है। तो होता यह है कि कभी कभी आपने फुगे से फुलाया तो पूरी नस इलास्टिक है तो फूल जाती है, और फुगा बलून को निकाल दिया तो दोबारा बंद होती है। तो ये बंद ना हो दोबारा, उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए बाद में आ गए स्टेंट। स्टेंट यानी कि स्प्रिंग जैसा होता है, अपने बॉल पेन की रिफिल के ऊपर होती है ना स्प्रिंग, उस तरह की स्प्रिंग होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, ये जो ब्लॉक नस थी उसमें पहले बलून से तो अपने फुला दिया, लेकिन दोबारा बंद ना हो उसके लिए अंदर ऐसे स्प्रिंग लगा दी। बलून तो बंद करके निकाला जाता है, ये स्प्रिंग एक बार खोल के यहाँ लगाते हैं तो दोबारा वो बंद नहीं होती है। इसके लिए नस जो इलास्टिक जरूर है, लेकिन वो दोबारा अंदर आके बंद ना हो। दोस्तों ये है एंजियोप्लास्टी। ये मैंने स्टेंट का चित्र आपको इस तरह से बताया, और मैंने आपको कहा कि बॉल पेन के रिफिल जैसा स्प्रिंग है, लेकिन वो वैसे नहीं दिखता है, दिखता ऐसा है, इस तरह का स्टेंट होता है। और देखिए ये उसकी चौड़ाई कितनी होगी, कि जितनी चौड़ाई नस की है, तो अगर 3 मिलीमीटर वाली नस है तो ये चौड़ाई 3 मिलीमीटर होगी, और उसकी लंबाई डॉक्टर चुन लेता है कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉक जितना लंबा है नस में, जैसे कि समझे यहाँ पे अगर ये ब्लॉक के यहाँ से ब्लॉक के आगे तक हमें स्टेंट लगाना है, तो उसका जो इतना जो होगा उतनी लंबाई होनी चाहिए आपके स्टेंट की भी, ऐसे कर लेते हैं। दोस्तों ये है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी सब ब्लॉक का इलाज नहीं कर सकती। काफी जगह पे कभी कभी ऐसे ब्लॉक हो सकते हैं वहां पे एंजियोप्लास्टी नहीं होती है, लगाना अच्छा नहीं होता है। कभी कभी इतनी जगह पे ब्लॉक होते हैं, कितने स्टेंट लगाएंगे आप। तो कभी कभी इसके लिए दोस्तों हम बाईपास की सलाह देते हैं। ये देखिए एंजियोप्लास्टी से वैसे नस बंद थी वैसे खुल जाती, लेकिन बहुत जगह पे ब्लॉक है तो फिर बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी जैसे नाम बता रहे हो तो ऑपरेशन है,
तो उसके लिए सीना खोलना पड़ता है। सीना खोलना पड़ता है, ये जो बीच वाली अपनी हड्डी होती है, जो अपने बटन जो शर्ट के लगाते हैं उसके पीछे जो हड्डी है बीच में, उसको खोलना पड़ता है ऊपर से नीचे तक। और हनुमान का जैसा सीना खोलना पड़ता है और अंदर राम लक्ष्मण सीता को प्रणाम करके बाद में बंद करना होता है, क्योंकि जब खोलते हैं तभी तो दिल दिखता है। आपके सामने ऐसा दिल दिखेगा। और एंजियोग्राफी में आपको मालूम है ब्लॉक कहाँ कहाँ पे है, तो वो ब्लॉक के आगे नई नस जोड़ देना। अगर ब्लॉक यहाँ पे था तो उसकी नई नस जोड़ देना यहाँ पे, ताकि यहाँ से खून कम जा रहा है लेकिन वो खून अब यहाँ से जाके वहां जाएगा, इस तरह से जाएगा। दूसरी जगह पे ब्लॉक हो तो दूसरी एक नस जोड़ दो। इस तरह से जो ऑपरेशन करते हैं दोस्तों वो है बाईपास ऑपरेशन। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया कि दिल की बीमारी क्या है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं। सवाल ये सिर्फ नहीं है, आप वो सिर्फ सुनने के लिए तो सामने बैठे नहीं है। आपका सवाल है मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मैंने कुछ करना है कि जो सामने वाले हैं डॉक्टर उन्हीं ने कुछ करना है, और वो ना हो उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। दोस्तों जरूर कर सकते हैं। देखिए अगर हम जानते हैं कि ब्लॉक आते क्यों हैं तो जरूर हम कुछ कर सकते हैं। पहले ये समझा जाता था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लॉक तो आएंगे, नसों में ब्लॉक आएंगे। अब बात ये सच भी है, जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो अपने नसें पुरानी होने लगती है तो वैसे ब्लॉक आएंगे। पाइपलाइन पुरानी हो रही है भाई, अंदर गंज पकड़ रहा है। लेकिन सिर्फ वो एक कारण नहीं है। आपने क्या ऐसा नहीं देखा है कभी कभी लोग 80-90 के होते और कई दिल का दौरा नहीं पड़ा? और क्या आपने ऐसा भी नहीं देखा कि कभी कभी 25-30 की उम्र में भी दिल के दौरे सुने हैं आपने? तो सिर्फ ये कारण नहीं है, कारण महत्व का जरूर है लेकिन वो एक नहीं है। और क्या है, आपने ये भी देखा होगा कि मर्दों में औरतों से ज्यादा दिल के दौरे पड़ते हैं। ये जब जब भी मैं कहता हूं ना तो ये औरत है ना बहुत खुश हो जाती है, बोलती है हाँ आप मर्द तो है ना पापी लोग, जरा सब पाप करते हो इसके लिए आपको ज्यादा होता है। और मर्द लोग बेचारे सोचते हैं कि यार भगवान तो ऐसे क्या कर रहा है, ये पार्शलिटी क्यों है, ये भेदभाव क्यों है। तो दोस्तों ये भेदभाव नहीं होता है। देखिए नेचर कहिए, अगर आपको भगवान नहीं कहना अच्छा लगता है तो निसर्ग कहिए, कुदरत कहिए, इस तरह का भेदभाव कभी नहीं कर सकती है। लेकिन जो जिंदगी पैदा ही नहीं हुई उसका बचाव कुदरत ने जरूर किया है, भगवान ने जरूर किया है। यानी कि अगर इस औरत के पेट में अगर बच्चा है तो तभी अगर उसको दिल का दौरा पड़ गया तो उस बच्चे का क्या होगा। इसके लिए दोस्तों भगवान ने कही है, कुदरत ने कही है, औरत को इस तरह का एक संरक्षण दिया है कि जब तक वो बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती है तब तक उसे दिल के दौरे ना पड़े। यानी कि जब तक औरत का मंथली पीरियड, मासिक ठीक तरह से है, तब तक उस उम्र में उसकी नसें, दिल की नसें अच्छी रहती है, चकाचक रहती है और उसमें ब्लॉक की शुरुआत भी नहीं होती है। लेकिन उस उम्र के बाद, यानी कि समझे जो कि उम्र होगी 45-50, जिसके बाद औरत का मंथली पीरियड बंद हो जाता है, मेनोपॉज हम लोग कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं, वो जब हो जाता है उसके बाद औरतें नींद में से जाग जाती है कि भाई ये तो मर्द लोग दिल के दौरे के मामले में कितने आगे गए और हम इतने पीछे कैसे रह गए। फिर वो आ जाती है कंधे से कंधा मिला के और फिर मर्द और औरत में दिल के दौरे सेम ही होते हैं। तो ये दोस्तों दूसरा कारण है, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जान के क्या करेंगे। और तीसरा ऐसा है, कुछ फैमिलियल होती है, हेरिडिटरी होती है। आपको माँ जी से, पिताजी से पैसा मिला है, स्टेट मिली है, जेवर मिले हैं, घर मिला है और जमीन मिली है, कुछ कुछ मिला है। उस तरह से बीमारी अगर मिली है तो जेनेटिक आती है। तो भाई किसी को ब्लड प्रेशर ले लो भाई, तुमको दूसरे को डायबिटीज ले लो, किसको दिल का दौरा ले लो। अगर ये भी होता है तो आपने देखा होगा, इसके लिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई कोई फैमिली में सबको दिल के दौरे कम उम्र में आते हैं। तो डॉक्टर लोग हमेशा कोई यंग पेशेंट गए उनके पास तो पूछते हैं कि भाई आपके पिताजी कैसे हैं, उनको क्या बीमारी है, माँ जी को क्या है, भाई को क्या है, बहन को क्या है, चाचा को क्या है। वो इसके लिए पूछते हैं कि भाई ये देखना चाहते हैं कि उसे हेरिडिटरी कुछ फैक्टर्स है क्या। दोस्तों ये जो 3 कारण मैंने आपको बताया ना, इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन उन्हें जान के करेंगे क्या। हमारी उम्र बढ़ती है तो बढ़ती है भाई, ज्यादा से ज्यादा हमारे बाल हम लोग बाहर से कलर कर देंगे, काले करेंगे, लेकिन अंदर से तो बदलेगा नहीं। अगर मैं मर्द पैदा हुआ तो मर्द पैदा हूं तो क्या कर सकता हूं भाई। और अगर जीन्स मिले हैं मुझे बीमारी के तो मैं बदल नहीं सकता। तो ये इंपॉर्टेंट होने के बाद भी हम कुछ कर नहीं सकते, तो ज्यादा देखना चाहिए हम कर क्या सकते हैं। कुछ बीमारियां होती है, देखिए ब्लड प्रेशर ये बीमारी ऐसी है कि आप जानते हैं कि नसों के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है और नसों के अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो नसों के अंदर से जख्म हो सकता है, सभी नसों में। क्योंकि जो प्रेशर आपके हाथ के नस में है वही प्रेशर आपके दिल के नस में भी है। और फिर ज्यादा प्रेशर अंदर रहे तो नस अंदर से खराब होने लगती है, तो उसको कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। तो दिल, अगर ब्लड प्रेशर की किसको बीमारी है
तो काबू में रखना बहुत जरूरी है। लोग क्या समझते हैं, कभी कभी जानते हैं हम, हाँ प्रेशर है तो क्या मुझे कुछ नहीं तकलीफ हो रही है, ना मुझे सर दर्द है ना मुझे चक्कर है, छोड़ दो, ये गोलियों की आदत पड़ती है, गोलियों के साइड इफेक्ट है, मैं गोली लेता ही नहीं। दोस्तों ब्लड प्रेशर ज्यादा होना बाहर से मालूम नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं और जरा चक्कर आते, मुझे ना यहाँ सर में टक 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 लगता है, फिर मैं प्रेशर की दवा लेता हूँ। दोस्तों ये करना सही नहीं है। प्रेशर देखना ही पड़ता है, चेक ही करना पड़ता है मशीन के जरिए, और चेक करके ही अगर वो काबू में नहीं है तो दवा करनी पड़ती है। आप कहेंगे काबू में यानी क्या? तो देखिए ऐसा कहा जाता है 120-80 सब जानते हैं हम लोग नॉर्मल प्रेशर है, लेकिन 121 और 81 हो गया तो हम लोग कहते हैं क्या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, यानी कि हाइपर यानी कि ज्यादा, टेंशन यानी प्रेशर। ज्यादा प्रेशर कब कहलाता है? अगर वो 140-90 से भी ऊपर है तो हम लोग कहते हैं भाई हाँ तुमको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, उसका इलाज करना चाहिए। और ये जो बीच वाला रेंज है 120-80 से 140-90, डायरेक्टली कोई ये नहीं कहता है कि आपको बीमारी हो गई, लेकिन हम लोग कहते हैं भाई अपना ख्याल रखो भाई, ठीक है नमक कम खाओ, वजन कम करो, अगर बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू कुछ है तो बंद करो, अच्छी तरह से ढंग का खाना खाओ, व्यायाम करो, योगा करो, अच्छी तरह से सो जाओ। ये करने से भी प्रेशर अगर अच्छा रहता है तो कोई दवा भी नहीं शुरू करता है। अच्छा, ये सब करने के बावजूद भी अगर प्रेशर इसके ऊपर गया तो कहते नहीं भाई आपको दवा लेनी पड़ेगी, और 160-100 के भी ऊपर जाने लगेगा तो कहते बहुत ज्यादा प्रेशर है, दवा लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो दवा से भी हम लोग नीचे लाते हैं तो कहाँ लाते हैं? 140-90 तक, और ज्यादा से ज्यादा 130-80 तक लाते हैं। उसके नीचे दवा से नहीं लाते हम लोग। अगर कोई किसी को मैं दवा दे रहा हूं और वो कम होते होते अगर उसका 110-70 हो गया तो मैं कहूंगा कि मैं तेरी दवा बंद कम करता, कम करके करके बाकी उसने कारण तब तक अच्छे कर लिए तो शायद किसी को हो भी सकता है कि जिसको शुरुआत में दवा लगी थी बाद में नहीं भी लगी। तो दोस्तों ये सोचना गलत है कि एक बार दवा लगी मतलब लगी, ये बात नहीं है। अगर हम उसका कारण अगर ढूंढ सकते हैं और अच्छी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं तो ब्लड प्रेशर की दवा भी कम हो सकती है, बंद भी हो सकती है। अभी उसी की जैसे दूसरी एक बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज यानी मीठा पेशाब, मधुमेह, ये बीमारी है। अभी क्या है दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि खून में शक्कर बढ़ना इन्हें डायबिटीज है, लेकिन मैंने आपको ये कहना जरूरी है, हिमनक जानते हैं आप? हिमनक, आइसबर्ग, क्या होता है? उसका ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे होता है जो देखा ही नहीं जाता है। हम लोग सोचते हैं कि भाई हिमनक इतना ही है, बस ठीक है भाई उसके बाजू से चला जाऊंगा और बोट में बाजू से लेके जाऊंगा तो नीचे टपके की यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो उसी तरह से दोस्तों डायबिटीज में खून में शक्कर की मात्रा कम होना ये उसकी आधी पहचान है, पूरी पहचान नहीं है। ज्यादा पहचान उसकी क्या है? नसें खराब होना, नसों के अंदर ब्लॉक होना। और कौन सी नसें? ब्रेन की नसें, आंखों की नसें, दिल की नसें और किडनी की भी नसें, गुर्दों की नसें। इतना ही नहीं, आपने कभी कभी देखा होगा डायबिटीज में मरीजों के पैरों की नसें, टांगों की नसों में भी ब्लॉक आने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी डायबिटीज के मरीज को टांग में गैंग्रीन होता है, सड़ने लगता है। उसका एक कारण ये होता है कि उसके खून में कमी आए, ब्लॉक आ जाता है टांगों की नस में, और इसके लिए फिर वो पांव सड़ने लगता है। तो दोस्तों याद रखिए डायबिटीज की मेन तकलीफ जो है नसों के अंदर है। जैसे ब्लड प्रेशर में भी नसों की तकलीफ होती है, डायबिटीज में भी नसों की तकलीफ होती है। इसके लिए डायबिटीज को अच्छी तरह से काबू में रखना होता है। और ये डायबिटीज बहुत अजीब बात है। ये जो हम लोग हमेशा जरूर कहते हैं कि जवान लड़की है जिसका समझे मंथली पीरियड तो ठीक ठाक चल रहा है तो इसके लिए उसे दिल के दौरे कम पड़ते हैं क्योंकि उसकी दिल की नसें अच्छी रहती है। लेकिन डायबिटीज को, मधुमेह को ये भेदभाव बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लड़की उसका मंथली पीरियड का कोई तकलीफ नहीं है तो भी अगर उसे डायबिटीज है तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है, उसकी दिल की नसें खराब होती है। यानी जो कुछ प्रोटेक्शन दिया है कुदरत ने दिया है यंग औरतों को, जवान औरतों को, लड़कियों को दिया है, और डायबिटीज को मंजूर नहीं, वो उसे निकाल लेता है। इसके लिए कोई भी लड़की 25, 30, 35 वाली अगर दिल की तकलीफ नजर आती है तो डॉक्टर फट से पूछता है डायबिटीज है क्या आपको? नहीं ऐसा सुनते तो डॉक्टर कहते हैं आपने चेकअप नहीं करवाया, चेकअप करवा के देखिए। वो इसके लिए होता है दोस्तों। तो इसके लिए डायबिटीज ऐसा रहता है, मर्द और औरत कुछ भी उम्र हो वो इक्वल है। और क्या है डायबिटीज में? डायबिटीज आप जानते हैं मीठी बीमारी है, तो उसे कभी कभी वो चुपचाप आने वाली बीमारी है। तो इसके लिए दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डायबिटीज के मरीज को दिल का दौरा भी पड़े या अंजाइना भी हो तो उसे वो दर्द महसूस नहीं होता। इसके लिए हम लोग उसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं।
कभी कभी दर्द महसूस ही नहीं होता है, बाद में पता चलता है, चेकअप करवाते थे, अरे इसको दिल का दौरा था, ऐसे कैसे हो गया। तो दोस्तों इसके लिए ऐसा है, तो पूरी तरह से साइलेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो मरीज को हुआ होता है, वो उसने नजरअंदाज किया होता है, उसे दर्द नहीं होता है लेकिन वो थोड़ा सा गैस जैसा लगा था, वो भूल जाता है, अरे गैस गैस गैस, या कभी कभी थोड़ी सांस फूली थी, थोड़ा चक्कर जैसा हुआ था, थोड़ा पसीना आया था, चेकअप ही नहीं करवाया। इस तरह की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। डायबिटीज के मरीज ने कुछ भी ऐसा हुआ तो तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। डायबिटीज में और एक बात होती है, डायबिटीज के मरीज को ब्लड प्रेशर होने की संभावना बाकी लोगों से ज्यादा होती है, और कभी कभी उसे ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर उसका अगर आपने लेटे हुए चेक किया तो ठीक होता है या ज्यादा होता है, लेकिन वही आदमी को अगर आपने खड़ा करके देखा तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, मगज को जरा खून कम मिलेगा, तो फिर ऐसा होता है कि उसे चक्कर आता है, खड़ा हो जाता है तो चक्कर आता है। चक्कर आता है तो डॉक्टर को बेचारा फोन पे कहता है, डॉक्टर साहब आपने प्रेशर की दवा दी लेकिन मेरे को चक्कर आ रहा है। डॉक्टर क्या कहते हैं, अरे प्रेशर अच्छी नहीं हुआ होगा और एक गोली खा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है, डायबिटीज के मरीज में प्रेशर चेक करते वक्त कभी कभी लेटे हुए और खड़े हुए दोनों स्थितियों में अपना प्रेशर चेक करना जरूरी है। अगर और उन दोनों में से जो कम है उसे देखना चाहिए और वो प्रेशर देख के दवा देनी चाहिए। ये डायबिटीज ऐसी बीमारी है। डायबिटीज के अलावा और क्या कारण है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मैंने बताए। कोलेस्ट्रॉल हम सब जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक चिकनी चीज है जो चिकनाहट है खून के अंदर, और वो है कोलेस्ट्रॉल। ऐसा है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल तो लोग उसके ऐसा समझते जैसे जहर है, लेकिन दोस्तों याद रखिए कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल जहर नहीं है। कोलेस्ट्रॉल शरीर को बहुत आवश्यक पदार्थ है। कोलेस्ट्रॉल के बिना जिंदगी नामुमकिन है। हमारी चमड़ी जो है, चमड़ी के नीचे जो विटामिन बनते हैं, विटामिन डी बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जो मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स होते हैं औरतों में, जो मंथली पीरियड आते हैं औरतों में नहीं मर्दों में भी दूसरे हार्मोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से आते हैं। लीवर पूरा कोलेस्ट्रॉल से भरा होता है। फिर अपना ब्रेन जो है, ब्रेन है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल काफी होता है, उसको जरूरत होती है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जहर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बहुत आवश्यक पदार्थ है। लेकिन सिर्फ होता ही ये है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में बहुत ज्यादा हो गई तो वो नस के अंदर चिपक जाता है। सिर्फ नस में जहां जहां उसे चांस मिलेगा चिपक जाएगा। क्या आपने कभी ऐसे लोग देखे, आंखों में आप यहाँ ऐसा देखेंगे कुछ पीले पीले दाने दिखते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। क्या वहां जरा जगह मिल गई तो कोलेस्ट्रॉल चिपक गया, वहां चिपक गया, वहां चिपक गया, इस तरह से हो सकता है। तो नस के अंदर चिपक गया तो ब्लॉक आते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल होना कितना चाहिए, आपने किसका रिपोर्ट देखा होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज होती है, हम सब में 200 के अंदर होनी चाहिए। एलडीएल ये खराब कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी वजह से ब्लॉक होते हैं, और हम सभी में जिसको कोई बीमारी नहीं है पक्का 130 के अंदर होना चाहिए। अगर जिसको जरा बीमारी होने के चांस ज्यादा है, जिसमें समझे ज्यादा फैक्टर्स है जिसकी वजह से ब्लॉक होते, 100 के नीचे होना अच्छा है। और जिनको बीमारी है उनको हम कहते हैं कि भाई 70 से नीचे रखो। आजकल के कोई अभ्यास ऐसे हुए वो तो बताते हैं 70 क्यों, 55 के नीचे रखना अच्छा है। भारत के जो थोड़े से अभ्यास हुए उसमें कहते 55 नहीं 50 तक नीचे लाओ, क्योंकि यही जो कोलेस्ट्रॉल का हिस्सा है जो ब्लॉक पैदा करता है। तो एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, याद रखिए। एचडीएल ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो खुद तो ब्लॉक नहीं करता है और एलडीएल को आसानी से ब्लॉक करने देता नहीं है। उसको कहीं चिपका हो तो उसको उठा के दोबारा लेके जाता है बाहर। तो एचडीएल हमारे खून में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन याद रखिए एचडीएल के आंकड़े हमेशा एलडीएल से कम होते। 35 के ऊपर होना नॉर्मल है, 45 के ऊपर अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। अगर आपका एचडीएल 60 से भी ऊपर आ गया तो बहुत ही अच्छा समझा जाता है, मतलब आपको अच्छा प्रोटेक्शन है। तो ये 60 से ऊपर होना अच्छी बात है। एलडीएल और एचडीएल जैसा और एक आपको रिपोर्ट में दिखाई देगा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की इतना तो खराब नहीं है, लेकिन वो भी 200 के अंदर रखना अच्छी बात है। 150 के अंदर हो तो हम बहुत खुश। खास करके डायबिटीज के मरीज में हम कहते हैं कि भाई इसको 150 के नीचे रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल का ऐसा है। कोलेस्ट्रॉल याद रहेगा अच्छा वाला कौन सा है और बुरा वाला कौन सा, क्योंकि हमेशा लेक्चर के बाद में कभी कभी हो जाता है, बाद में बाहर मैं सुनता हूं हमेशा, अरे अच्छा वाला कौन सा बोले। याद रखिए एचडीएल, एच फॉर हिंदुस्तान अच्छा कोलेस्ट्रॉल, और एल खराब कोलेस्ट्रॉल, एल फॉर लाहौर, वहां उसकी वजह से अटैक होते, याद रखिए। तो दोस्तों एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है। हमारे खून में एचडीएल बढ़े तो अच्छा है, एलडीएल कम हो तो अच्छा है। और क्या कारण है, मैंने अभी तक आपको बताया, प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है। तो दोस्तों हमारा मोटापा,
यानी देखिए ये है पेट, ये एक कारण है कि जिसकी वजह से नसों में ब्लॉक ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितनी अपने शरीर में चर्बी ज्यादा हो उतने ही खून में इस तरह के पदार्थ होते हैं जो खून के नस को अंदर से खराब करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वजन कितना होना चाहिए, तो हमेशा वजन कितना होना चाहिए, हम कभी कभी मुझे लोगों के फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 50 है, मेरा वजन कितना होना चाहिए। वो उम्र के हिसाब से नहीं होता है, हाइट के हिसाब से होता है, आपकी लंबाई यानी कद कितना है उसके हिसाब से होता है। तो इसके लिए एक साधारण सा आप गणित करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो मालूम पड़ेगा आपका वजन सही है कि नहीं। उसे कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स। आपका वजन किलोग्राम में डिवाइडेड बाय आपके हाइट का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई मीटर में। जैसे कि मेरा वजन है समझिए 70 किलो, और अगर मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर, ऐसा अगर है तो 70 डिवाइडेड बाय 1.75 का स्क्वायर जो आएगा, यानी 1.75 इंटू 1.75, तो जो आएगा वो है बॉडी मास इंडेक्स। 19 और 25 के बीच में हो जाए तो नॉर्मल है, 19 से कम है तो आप अंडरवेट है, और 25 के ऊपर है तो ओवरवेट है भाई आप, और 30 के भी ऊपर हो गया तो आप मोटे हैं, ओबीज हैं। तो इसके लिए सब ने 25 के नीचे रखना अच्छी बात है। अगर एक ही इतने सब आंकड़े याद रखने के पहले एक ही बताओ ऐसा आपने कहा, तो मैं कहूंगा आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 के अंदर रखना सबसे बेस्ट। दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है, देखिए दिखने में बॉडी मास इंडेक्स अलग अलग के लोग ऐसे दिखेंगे, ये 15 वाली एकदम इतनी पतली दिखेगी और ये 36 वाले ऐसे मोटे मोटे दिखेंगे, ये औरत हो या मर्द हो। आप कहेंगे इसमें बुरा क्या है, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा हुआ तो क्या हो। अब जैसे कि अभी देखिए ये है, ये आदमी है, क्या इसका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा नहीं होगा, देखिए उसका वजन थोड़ी कम है, कम तो नहीं हो सकता है। या देखिए आप इसको देखिए, इसका भी बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा जरूर है। या आपने भारतीय लोग देखिए हैं, ये हमारे हीरो है, अभी हम लोग पिक्चरों की बात कर रहे थे, देखिए क्यों इसका बॉडी मास इंडेक्स कम होगा क्या 25 से, इसका कम होगा क्या 25 से, या इसका होगा। दोस्तों किसी का भी नहीं है, मैं आपको कह सकता हूं इनका 25 से कम नहीं है। लेकिन क्या इन्होंने फिर अपना मसल उखाड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों इन सब में कॉमन चीज क्या थी, आप दोबारा देखिए, ये सभी लोग जो है सब में कॉमन चीज एक थी, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए 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 दोस्तों। तो इसके लिए सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स और वजन काफी नहीं है, हमारे कमर का माप क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कमर मोटी है ना तो वो सिर्फ चर्बी है, दूसरा कुछ नहीं। आप और कहीं मोटे हैं, देखिए यहाँ अगर मोटा है आदमी तो वो मसल है, देखिए यहाँ पे भी मसल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चर्बी होती है। कितना भी आप देखिए मस्कुलर आदमी हो, यहाँ के जो मसल्स है ना वो एकदम फ्लैट होते हैं, फ्लैट, वो मोटे नहीं होते, बल्जिंग नहीं होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स नहीं देखना है, कमर देखना है। और फिर कमर कितनी होनी चाहिए, तो देखो हम लोग भारतीय लोग हैं, मर्दों में 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर यानी 36 इंच हो जाएगा, 36 इंच, और औरतों में 80 सेंटीमीटर से भी कम है तो ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स भले आपका थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन ये अगर आपका 90 या 80 से नीचे है तो चलेगा, अच्छी बात। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, आपका वजन, और क्या चीज है, आपका रोज का खाना क्या है उसके ऊपर भी है। आप कहेंगे अरे डॉक्टर हमारा खाना वापस क्यों निकालते हैं, अगर मुझे डायबिटीज नहीं है, मेरा वजन सही है, कोलेस्ट्रॉल सही है, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ कि नहीं। नहीं दोस्तों, क्योंकि हम जब कोई खाना ऐसी तरह से खाए कि जिसमें बहुत चर्बी आ जाए तो थोड़ी देर के लिए तो खून में बह रही है, और अगर उसे खून में बहते बहते लगा यार बोर हो जाते, बैठ जाते कहीं, तो खून के नस के अंदर ब्लॉक हो सकता है। इसके लिए दोस्तों रोज का हमारा खाना इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये कभी ना कभी जरूर कर सकते हैं आप, पार्टी कभी ना कभी जरूर होती है, लेकिन वो कभी ना कभी होनी चाहिए, रोज की नहीं होनी चाहिए। रोज का खाना हमारा हमेशा सात्विक जिसे कहा जाता होता है। और क्या कारण है दोस्तों ब्लॉक ज्यादा होने के, इसे कहा जाता है काउच पोटैटो, यानी कोई जात का व्यायाम ना होना। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर मेरे सामने दो लोग आके खड़े किए कि एक का बॉडी मास इंडेक्स है समझिए 26 है, लेकिन आप कहेंगे कि डॉक्टर ये बहुत व्यायाम करता है, बहुत दौड़ता है, लेकिन फिर भी 26 है, और दूसरा पतला सा आदमी है लेकिन कोई व्यायाम नहीं है, तो मैं कहूंगा वो 26 वाला अच्छा है, ये पतला है लेकिन कोई व्यायाम नहीं है, वो खराब है। तो दोस्तों कोई ना कोई जात का व्यायाम होना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, सिर्फ बैठे रहना, व्यायाम का अभाव, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है जिसकी वजह से कम उम्र में ब्लॉक ज्यादा हो जाते हैं। और क्या कारण है? स्मोकिंग। और जब मैं स्मोकिंग की बात करता हूं तो दोस्तों मैंने ये कहना जरूरी है, सिर्फ स्मोकिंग नहीं, क्योंकि मैंने कभी कभी यानी सिगरेट सिर्फ नहीं, क्योंकि ये सिगरेट के डब्बे पर लिखा भी तो होता है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्टैट्यूटरी वार्निंग। लेकिन दोस्तों सिर्फ सिगरेट नहीं, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर को भी एक बार सुना था, अरे क्या तुम सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं नहीं, बंद करो बंद करो, बीड़ी चलेगा बीड़ी चलेगा। ऐसा कैसा चलेगा? जो खराब है दोस्तों वो तंबाकू का धुआं, सिर्फ सिगरेट का कागज नहीं। इसके लिए सिगरेट हो, बीड़ी हो, चिलिम हो, सिगार हो, पाइप हो, चिरूट हो, पाइप जो भी कुछ है उतना ही खराब है, हुक्का भी उतना ही खराब है। सिर्फ ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे लोग कभी कभी स्मोकिंग नहीं करते लेकिन तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान में डाल के खाते हैं, नस्वार यानी तबकीर यानी स्नफ लेते हैं, कभी कभी दांत साफ करने के लिए जला हुआ तंबाकू यानी मिश्री यूज करते हैं। दोस्तों ये सब उतना ही खराब है, क्योंकि तंबाकू उसके जो घटक हैं वो खून में जाते हैं तो ब्लॉक ज्यादा पैदा करते हैं नसों में। जब जब सिगरेट की और तंबाकू की बात करते हैं तो लोग हमेशा पूछते हैं अरे वाह, तो शराब के बारे में डॉक्टर आपका क्या कहना है? और ये इसके लिए पूछते हैं क्योंकि सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है कि थोड़ी मात्रा में शराब अच्छी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जरूर कहना चाहिए, वो कहा क्यों जाता है, कहने वालों का कुछ कारण तो होगा। जो मैंने अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल आपको बताया, हिंदुस्तान कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, ये थोड़ी मात्रा में रेड वाइन लेने से बढ़ जाता है, ये दिखाया गया था। इसके लिए कहा जाता है कि भाई थोड़ी मात्रा में शराब ले तो अच्छी है, या उसके साथ साथ और भी थोड़े कुछ केमिकल शराब में यानी रेड वाइन में होते हैं जो थोड़ी मात्रा में ठीक चलते हैं दिल के लिए। लेकिन दोस्तों ये भी आपको बताऊं कि जब जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा शराब पी जाती है तो ब्लॉक ज्यादा होते हैं, हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल समझे थोड़ा सा बढ़ेगा, 35 से समझे 40 हो जाएगा, लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 के 400 हो सकते हैं शराब से। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नस फास्ट हो सकती है। और इतना ही नहीं, तो जो हमेशा शराब पीने वाला आदमी है तो हमेशा पीते रहेगा तो थोड़े सालों में उसके दिल की पंपिंग की ताकत धीरे धीरे कम होती है। एक बीमारी है जिसका नाम है अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, यानी शराब की वजह से होने वाले दिल की मसल की यानी स्नायु की बीमारी। इसके लिए दोस्तों आप मुझे पूछेंगे, मेरी सलाह मानेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि बिल्कुल शराब नहीं पीनी चाहिए। मैंने सिर्फ दिल की बात की है, मैंने आपको लीवर और पैनक्रियास और ब्रेन की बात ही नहीं की। हार्ट के लिए भी शराब नो नो, नहीं तो और बेड़ा हो के जाते हैं तो और भी तकलीफ हो जाती है। दोस्तों लास्टली इसका क्या कारण है कि जिसकी वजह से ब्लॉक ज्यादा आते हैं? टेंशन, चिंता। चिंता की वजह से भी जो खून में ऐसे केमिकल आते हैं कि जिसकी वजह से ब्लॉक ज्यादा होते हैं। इसके लिए दोस्तों चिंता का इलाज करना पड़ता है। आप कहेंगे चिंता किसको नहीं है? देखिए, काम की चिंता है, रास्ते पे जाओ तो ट्रैफिक की चिंता है, घर में चिंता है, सब जगह चिंता ही चिंता है। तो दोस्तों चिंता जरूर होती है, हमें उसे मैनेज करना होता है, निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों ये जो सब बातें मैंने आपको बताई उसे हम लोग कहते हैं रिस्क फैक्टर दिल के लिए। जो 3 बातें पहले मैंने आपको बताई कि जिसको हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, आपकी बढ़ती हुई उम्र, आप मर्द है या औरत है, और जेनेटिक हेरिडेटरी फैक्टर। लेकिन जो कर सकते हो बहुत कुछ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका वजन है, आप रोज क्या खाना खाते हो वो है, फिर व्यायाम ना होना वो है, तो उसको आपने करना है, तंबाकू को दूर रखना है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो ये किसको ज्यादा बीमारी होती है? हम हमेशा सुनते आए थे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया था 1972 में, तो हमें बताया गया था ये बीमारी ज्यादा, डायबिटीज हो, हार्ट की वगैरह, ये तो पाश्चिमात्य लोगों की है, वेस्टर्न एफ्लुएंट कंट्रीज। हम लोग तो बेचारे गरीब, यहाँ पे किसान हैं, हमारी बीमारी टीबी है, मलेरिया है। तो दोस्तों लेकिन बाद में पता चल गया, जैसे जैसे ज्यादा अभ्यास हो गए, कि भाई नहीं, ये बात सच नहीं है, भारत में ज्यादा दिखाई जाती है। हम कहेंगे ऐसे क्यों होने लगा? हम तो वही एडम और ईव के बच्चे हैं, और हम तो ऋषि मुनियों के हम वंशज हैं, और वो तो 150-200 साल जीते थे, और हमें क्यों ज्यादा होने लगा, अब उम्र क्यों घटने लगी? तो दोस्तों ये बात ये है कि हम लोग भारत में क्यों होते हैं इसका सोचते हैं, तो उसका जवाब एक दिया गया है। पहले जहाँ पे समझे खाना पीना कम मिलता था, अकाल पड़ता था, या पानी बाढ़ आती थी और इसके लिए खाना ठीक तरह से नहीं मिलता था, तो उसमें भी फिट होके रहने के लिए एक जीन ऐसा पैदा हो गया। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा हो गया कि वो जो कम भी खाना मिले, कम भी मिले तो भी वो रहेगा, अच्छी तरह से रहेगा, और वो जीन को कहते थ्रिफ्टी जीन, और वो हिंदुस्तानी लोगों में पहले आ गया।
और अच्छी तरह से वो कम भी खाना मिले तो अच्छी तरह से वो बर्दाश्त करके अच्छे रहते थे। लेकिन बाद में जब दिन बदलने लगे और खाना अच्छी तरह से मिलने लगा, प्रॉस्पेरिटी आने लगी, तो क्या हो गया, दिन बदले। हम जब ऐसे थे पहले दोस्तों, ऐसे रहने वाले, ऐसे काम करने वाले दोस्त थे, और अभी हम लोग जब ऐसा बन गए तो फिर ये तो तकलीफ हो गई। फिर हम लोग खाना भी ऐसे खाने लगे, हमारे खाना बदल गया, स्मोकिंग बढ़ गया, फिर अपने टाइम पास तो ऐसे हो गए कि दूसरा कुछ अपने पास नहीं है। इतवार शाम को, शनिचर शाम को टाइम मिला तो हम लोग मॉल्स वगैरह घूमते हैं, गाड़ियां छोटी होने लगी, सस्ती होने लगी, तो चलना फिरना कम हो गया, थोड़ी जगह के लिए भी हम लोग गाड़ियों में जाने लगे। तो दोस्तों सबका रिजल्ट क्या हो गया, ये हो गया। और ये जैसा हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, बीमारी बढ़ गई। और उसी के साथ साथ आजकल के नौजवानों में खास करके रैट रेस, कौन आगे जाता है, कौन आगे जाता है, चलो थोड़ी थोड़ी देर में मैं ज्यादा काम निपटा लेता हूँ, आज मैं क्या हूं, मैं असिस्टेंट मैनेजर, अरे कल तो मैं मैनेजर हो जाऊंगा, कल परसों जनरल मैनेजर हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, देखिए डायरेक्टर हो जाऊंगा। ये सब जो है ना दोस्तों, तो अपने आप को देखने का समय कम मिला, अपनी सेहत को संभालने का कम मिला, और आगे जाओ होने लगा। हम जो करते वही हमारे बच्चे करते। देखिए मुझे आजकल ऐसे खेलने वाले बच्चे देखने को ही नहीं मिलते। मुझे क्या देखने को मिलता है, बच्चे खेलते मतलब ऐसा खेलते, जो देखते हैं उनका एंटरटेनमेंट क्या होता है वही होता है। और उनमें भी वो देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ऐसे देखते हैं। मैं कहता हूँ कि ये चीजें फेंक देनी चाहिए, इनका मजा कभी ना कभी लेना चाहिए, लेकिन ये कभी ना कभी ये बच्चों को नहीं समझे, इसके लिए उनको कभी आदत नहीं डालनी चाहिए। और ये सब होता है तो दोस्तों क्या होता है, बच्चे भी ऐसे होने लगते हैं। स्कूल में बच्चों को भी आजकल आप जानते हैं मोटापा बढ़ने लगा है। एक ये अखबार में आया था, ये मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, 22% बच्चे स्कूल वाले मोटे हैं। तो अभी ये तभी से मोटे हैं तो आगे चल के ये तो तकलीफ उनकी ज्यादा बढ़ जाती है, और आगे चल के वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। फिर मैं कर क्या सकता हूँ दोस्तों, जरूर मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं खाना अच्छी तरह से खाऊं, यानी कि सब्जियां खाऊं, सलाद खाऊं, अच्छी फल खाऊं, ये करूं। बाद में आप जब मैं ये बताता हूं तो लोग कहते हैं क्या सिर्फ घास फूस खाना है क्या, नॉनवेज खाने वाले ने बंद करना है क्या। तो दोस्तों सामीशाहार यानी कि नॉनवेज खाने वाले में से ये देखा गया है कि कोई जात के मछली है, फिश है, जो खाना दिल के लिए अच्छा होता है या नसों के लिए अच्छा होता है। यानी जो शेल फिश कहा जाता है, यानी कि प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर, यानी कि कोलंबी, शिंपलिया, खेकड़ा, वो अच्छे नहीं होते हैं, उनमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन जैसे हो पापलेट हो, सिमई हो, बांगड़ा हो, सामन जैसी जो मच्छी होती है, वो खाने से कोलेस्ट्रॉल यानी खास करके ट्राइग्लिसराइड तो कम आते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, मच्छी जरूर खाते हैं लेकिन वो फ्राई करके खाते हैं, वो बाहर का तेल ज्यादा होता है। बाहर का तेल ज्यादा हो गया तो वो कहाँ बचाने वाला है, इसका खुद का तेल बचाने वाला था। तो कम से कम तेल में अगर मच्छी खाए तो बुरी नहीं है। चिकन यानी मुर्गी कभी ना कभी थोड़ी मात्रा में खाए तो खराब नहीं है। और लेकिन मटन जैसा चीज, और जैसा मैंने बताया शेल फिश, वो दिल के लिए अच्छे नहीं है। तेल की जब बात करते लोग हमेशा पूछते कौन सा तेल खाना चाहिए, क्योंकि तेल के विज्ञापन हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। कभी ये तेल अच्छा कहलाता है, कभी वो तेल अच्छा कहलाता है। दोस्तों कोई भी तेल हो, एक ही याद रखना चाहिए अपने, हर आदमी का हर महीने का आधा लीटर तेल होना चाहिए। यानी कि आपका अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं तो आपने महीने का 2 लीटर तेल लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेना नहीं चाहिए। कोई भी तेल हो, 4 लोगों के लिए 2 लीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तेल की बात करते तो हमेशा पूछा जाता है फिर घी, मक्खन, चीज, उसका क्या। तो दोस्तों घी में खास करके थोड़े अच्छे गुण जरूर है, लेकिन वो भी ज्यादा मात्रा में लेने से याद रखिए कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं है। तो हर किसी ने 1 चम्मच, टीस्पून, छोटा चम्मच अगर आपने लिया घी तो वो थोड़ा फायदे का है, बुरा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ये हमारा विज्ञान कहता है। तो 1 चम्मच से ज्यादा नहीं, ये याद रखिए। उसके साथ साथ दोस्तों मैं कुछ अच्छा व्यायाम कर सकता हूं, जो देखिए कहीं भी आप दौड़ लगा सकते हो, चलने को जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जिम में जा सकते हो। और खास करके जवानों को जिनकी सेहत अच्छी है, उम्र कम है, उनके लिए तो व्यायाम की कोई सीमा ही नहीं है। वो जो कुछ अच्छा समझे वो कुछ कर सकते हैं। क्या होता है उम्र बढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो सब व्यायाम नहीं कर सकते। तैरना भी बहुत ही अच्छा व्यायाम है, कर सकते हैं। कोई खेल खेले तो बहुत अच्छा है। देखिए खेल ऐसा है कि सिर्फ व्यायाम नहीं है,
वो मजा भी आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो आधा घंटा चलता नहीं है, लेकिन वो अगर खेले कोई खेल, खास करके 4-5 लोगों के साथ खेले, 2-2 घंटा खेलता है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसी मेरी पेशेंट्स है जो उनको जरा चलने को बोले तो नहीं चलती है, लेकिन वो अपनी नवरात्रि है ना जो अभी आएगी थोड़ी दिन में, गरबा करने को जाती है, 2-2 घंटा गरबा करती है। अरे डॉक्टर खबरच नहीं पड़से। वो होता है क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ व्यायाम नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि वैसे नवरात्रि 12 महीने हो तो सब अच्छी तरह से डांस करते रहे, खेलते रहे। कुछ नहीं हुआ तो हम चल तो सकते ही हैं, चलने का एक्सरसाइज बहुत अच्छा है दोस्तों। ये सब चित्र दिखाने के बाद कभी कभी लोग पूछते हैं क्या डॉक्टर साहब ये सब दिखा दिया, अभी कोविड के दिनों में कहाँ बाहर जा सकते, कहाँ एक्सरसाइज, जिम भी तो बंद पड़े हैं। तो दोस्तों वही जरूरी नहीं कि हमको बाहर जाना पड़ता है, अंदर घर के अंदर भी हम लोग व्यायाम कर सकते हैं। साइकिल घर के अंदर जो जगह पे चलाने वाली होती है, जिम में ना हो, घर में रख सकते हैं। घर में कोई व्यायाम कर सकते हैं जो अगर हमारी कमर अगर तकलीफ ना दे तो घर के अंदर काफी व्यायाम कर सकते हैं। घर के अंदर चलने की भी व्यायाम किए जा सकते हैं। आप जानते हो यूट्यूब पे काफी चैनल होते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि छोटी जगह पे भी आप कैसे चल सकते हो, चलने के अच्छा व्यायाम कर सकते हो, और उसमें अच्छा, बिल्कुल अच्छा व्यायाम हो सकता है। और ये दोस्तों ये व्यायाम हम लोग कर सकते हैं। व्यायाम करने के फायदे क्या है, याद रखिए व्यायाम सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है। ठीक है, व्यायाम तो उसके साथ वजन कम होगा जरूर, अगर पेट में चर्बी ज्यादा है वो तो कम होगा। लेकिन कभी कभी कोई कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा पेट तो कम हो गया लेकिन वजन खास कम नहीं हुआ। कोई कहते हैं मेरा ना पेट कम हो गया ना वजन कम हो गया, मेरे व्यायाम का फायदा ही नहीं। तो दोस्तों ये बात नहीं है, सिर्फ वजन कम करना व्यायाम का एक ही कारण नहीं है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जिसे हम लोग कहते हैं, यानी हार्ट के तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम फायदे का है। आपका वजन कम हो या ना हो आपके एक्सरसाइज से, इसके लिए व्यायाम जरूर सबने करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट तंबाकू बिल्कुल नहीं, ये याद रखिए। टेंशन का क्या करे, मैंने जैसा आपको बताया कि टेंशन को निकाल नहीं सकते। ऐसा एक अंग्रेजी में कहा जाता है, यू कैन नॉट स्टॉप बर्ड्स ऑफ सॉरो फ्रॉम फ्लाइंग अराउंड योर हेड, यानी कि गम के पंछी अगर आपके सर के आजू बाजू में मंडरा रहे तो आप उन्हें नहीं रोक सकते, बट यू कैन सर्टनली स्टॉप देम फ्रॉम बिल्डिंग नेट्स ऑन योर हेयर, यानी कि वो पंछी, गम के पंछी आपके सर में घोंसला ना बनाए। ये तो आप देखिए, वो पंछी आपके हाथ में नहीं, आपका सर आपके हाथ में होना चाहिए, और इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी ये ट्रैफिक में फंसे हुए, मेरी गाड़ी समझे यहाँ यहीं कहीं है और मैं जा रहा हूँ पेशेंट, अर्जेंट पेशेंट देखने को, ये ट्रैफिक में कहाँ जाऊंगा, तो मैं सिर्फ हॉर्न बजाते रहूंगा, पा पा पा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई लोग मैं देखता हूँ गाड़ी से उधर के चिल्लाने लगते, कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपको तकलीफ होने वाली है। और ऐसे टाइम में मेरे जैसा आदमी क्या करता है, शांत बैठता है, जो गाना सुन रहा है उसकी आवाज जरा बड़ी करता है और टेंशन कम करता है। मोबाइल फोन से वहां सलाह दे देता है, भाई पेशेंट को तब तक ये करो, मैं आ रहा हूँ, अगर दूसरे डॉक्टर वहां पे उनको दिखा देना। हम लोग दोस्तों टेंशन को मैनेज कर सकते, निकाल नहीं सकते। अच्छी तरह से नींद लेना ये भी बेहद जरूरी है। रात की नींद 7 घंटे की हो कम से कम, ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी याद रहे 9 घंटे से ज्यादा नींद अच्छी नहीं है, क्योंकि 9 घंटे से ज्यादा नींद होना यानी अपनी दिन की एक्टिविटी कम होना, उससे बीमारी बढ़ती है, ये समझा गया है। तो अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। देखिए एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आजकल काफी कोई नुस्खे निकले हैं। तो एक ऐसा है, कोई ऑफिस में, ये तो वेस्टर्न ऑफिस में दिखाया गया, तो अमेरिका के एक ऑफिस में है कि स्टैंडिंग डेस्क होते, जैसे बैठ के काम कर सकते हैं वैसे खड़े रह के काम कर सकते हैं, बल्कि कभी कभी चलते हुए काम कर सकते हैं। ट्रेडमिल के ऊपर आपका लैपटॉप लगाया जाता है कि आप वहां पे काम कर सकते हो। तो एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि काम तो बढ़ता जाता है, तो कुछ ना कुछ कर क्या एक्टिव रह सकते हैं। दोस्तों एक्टिविटी के साथ मन को शांत रखने के लिए पिकनिक करो, संगीत सुनो, आपके और कोई छंद होंगे, अच्छे हॉबीज होंगे, करो, ग्रुप एक्टिविटी करो, यानी कि जैसे आप हास्य क्लब आपने सुना होगा, अच्छी तरह से हंसना, खिलखिला के हंसना, लोगों के साथ रहना, मजा करना, मस्ती करना। यानी कि देखिए आपने ऐसा सुना होगा, ऐसा कहा जाता है बी यंग एट हार्ट। मैं कहता हूँ कभी भी, वाई बी यंग एट हार्ट, बी चाइल्ड एट हार्ट। अभी आपका काम तो आप अच्छी तरह से करो, लेकिन आप जब काम नहीं कर रहे हो तो मस्ती करने के लिए किसने रोका यार। अच्छी तरह से करेंगे तो हम लोग टेंशन को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। अभी इसमें एक लास्ट सवाल है, योगा का क्या स्थान है। दोस्तों योगा क्या है, लोग योगा कहते हैं, एक्चुअली आप जानते हैं कि एक्चुअली वो योग है। योग क्या है, याद रखिए, वो सिर्फ कोई आसन, 4 आसन किए तो योग नहीं है दोस्तों। उसमें योग में सब देखा गया है, डाइट यानी क्या खाते हो, अपनी बाकी एक्टिविटी देखी गई है, सब अपना जो कामकाज अच्छी तरह से कैसे करना है, अच्छा आराम भी मिले आपको, नींद अच्छी मिले, माइंड आपका यानी एकदम बैलेंस रहे, और आपका जीवन के प्रति
अच्छा रवैया रहे, ये सब मिलके योग होता है दोस्तों। और इसके लिए आसन सिर्फ एक भाग है। यम नियम यानी दिन में हमेशा आपने क्या करना है, फिर आसन है, प्राणायाम है, सब मिलके योग होता है दोस्तों। और इस तरह से जब योग किया जाता है तो उसका फायदा जरूर है। तो आप जानते होंगे भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, जानते हैं आप? उसने कहा था कि कितनी साल पहले की बात है, देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिसीज। ये तब की बात है कि आप खुद सोच सकते हो कि भाई आपकी सेहत कैसी होनी चाहिए, आपको बीमारी क्या होनी चाहिए, आपके हाथ में है। ये इसे हम लोग मॉडर्न मेडिसिन का भगवान समझते हैं। हिप्पोक्रेटिस जो ख्रिस्त के भी पहले था, देखिए कितना 400 450 साल पहले था, उसने भी कहा था if we could guide an individual with right amount of exercise and proper nutrition which is not too little or not too much, we would have found the safest way to health। यानी इसका कितने पहले से हमारी दुनिया को मालूम है। देखिए भगवत गीता में भी यही कहा है। आप जानते हैं भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, आपने अगर पढ़ी है या जानते हैं, देखिए 6वां अध्याय देखिए, 17वां देखिए श्लोक क्या है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात he who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system। दोस्तों ये सबसे जानते हैं। तो ये अभ्यास तभी से लेके हुए हैं, अभी तक चल रहे हैं। सांता क्रूज में योग इंस्टीट्यूट है और मैं वो पुरानी इंस्टीट्यूट है, उसको 100 साल हो गए हैं। दोस्तों मेरा अच्छा नसीब रहा है कि मैं उनके साथ मेरा संबंध है। ये वहाँ के गुरु थे और वहाँ पे हमने 2004 में एक अभ्यास किया। जो देखिए ये योगा के दोनों मास्टर हैं, ये मैं हूँ, ये है वेरी सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने आगे के हमारे अभ्यास में थे, उन्होंने दिल के बड़े बड़े टेस्ट करके देखे। दूसरे एक डॉक्टर हैं, ये तो साइकियाट्रिस्ट भी हमने लिए थे और इसमें ये डाइट की एक्सपर्ट है। ये सब ने मिलकर हमने पढ़ाई, ये स्टडी किया था। 1 साल योगा का ट्रेनिंग दिया गया और उसके बाद पेशेंट्स के सभी टेस्ट दोबारा किए गए, एंजियोग्राफी तक, और देखा कि उनमें क्या किया जाता है। ये 71 लोगों को योगा का ट्रेनिंग दिया गया और 42 को ट्रेनिंग नहीं दिया गया, बाकी सब सलाह सेम दी गई थी। लेकिन देखा गया तो इनमें सब में बीमारी सब बढ़ती नहीं, ऐसा नहीं, जो है बीमारी ब्लॉक है वो कम होने लगते। ये सिर्फ हमारा अभ्यास नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत अभ्यास हुए हैं और ये साबित किया गया है अच्छी तरह से आपका रहन सहन है तो अच्छा रह सकते हैं। तो दोस्तों क्या हमने बाईपास द बाईपास, ऐसे कैची टर्म बहुत बार हमने सुना है, मतलब बाईपास सर्जरी को बाईपास करो, ये टर्म मुझे कभी कभी अच्छी नहीं लगती। बाईपास द बाईपास जब भी हम लोग कहते हैं ना, इसका मतलब ये निकलता है कि बाईपास खराब है तो वो टालो। दोस्तों बाईपास खराब नहीं है, जो बीमारी है ना वो खराब है। आप बीमारी को बाईपास करो ना, फिर बाईपास सर्जरी आपका कोई करेगा ही नहीं। तो इसके लिए दोस्तों जब जरूरत है तो बाईपास करना सही है, लेकिन आप ये देखो कि जरूरत ना पड़े। दोस्तों अगर घर में आग लगी है तो आप नहीं कह सकते ना कि मैं मेरा जो खुद खोदूंगा, पानी वापरूंगा, बाद में तभी तो मैं कुछ करूंगा। जब भी ऐसा है, जब भी घर में आग लगी है, तभी आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ता है। तो एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी ऐसे लोगों को जरूरत पड़ेगी जब अभी तकलीफ बहुत ज्यादा है, वो नहीं अच्छी हो रही दवाइयों के साथ भी। दोस्तों वहां पे एंजियोप्लास्टी बाईपास होनी चाहिए। किसी को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसा नहीं कह सकता मैं योगा से ब्लॉक निकालता हूं और बाद में अच्छा होगा, क्योंकि बाकी मैंने जो कहा आपको लाइफस्टाइल, रहन सहन का ढंग, उसका इससे इलाज जरूर होता है, वो से धीरे धीरे होता है, उसको टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब ज्यादा तकलीफ है तो एंजियोप्लास्टी बाईपास करनी पड़ती है। तो क्या कब से लाइफस्टाइल बदलनी है? ये उम्र से? दोस्तों क्यों नहीं, क्योंकि देखो दोस्तों हम लोग ही इनकी आदतें बिगड़ते हैं। बचपन से कहते हैं ना, अरे इसको ना पिज्जा के बिना चलता ही नहीं है, इसको देना ही पड़ता है, ये ना बच्चा उसको ये कंप्यूटर पे खेलने को देना पड़ता है। हम आदतें बिगाड़ते हैं। हम बच्चों को अच्छी तरह से आदतें पहले से डालें तो दोस्तों मेरा दावा है आपके सामने कि जरूर अच्छा होगा। अभी कोई भी भाषण खत्म होते होते आजकल के दिनों में कोविड के बिना खत्म ही नहीं होता है। कोविड में हम लोग बहुत सुनते हैं, कोविड को सब लोग डरते हैं दोस्तों। तो कोविड के दिनों में दिल की क्या हालत है, तो दोस्तों इसके बारे में मैंने कहना चाहिए आपको, देयर इज सम बैड न्यूज एंड देयर इज सम गुड न्यूज। तो हमेशा की तरफ बैड न्यूज पहले दे देते हैं। बैड न्यूज ये दोस्तों कि ये देखा गया है कोविड से कभी कभी लोग अच्छे भी हो जाते हैं, अच्छे नहीं, ज्यादा लोग अच्छे होते हैं ये पहले मान लीजिए, लेकिन अच्छे होने के बाद कभी कभी अच्छे होने के बाद भी या अच्छे हो रहे तभी अच्छी नस होने के बावजूद भी उसमें खून की गांठ जम जाती है। ये खून की गांठ सिर्फ दिल की नस में होगी ऐसे नहीं, मतलब ये ब्लॉक ना भी हो तो भी खून की गांठ,
दिल सिर्फ दिल के नस में नहीं, पांव की टांगों की नसों में होती है, मगज की नसों में होती है। इसके लिए कभी कभी देखा गया है कि कोविड के पेशेंट जो है, रुग्ण है, रोगी है, उनमें कभी कभी दिल के दौरे पड़ना, पांव की नस में ब्लॉक होना या पैरालिसिस होना, ये देखा गया है। इसके लिए आपने सुना होगा कि कोविड के मरीज को अच्छे होते होते भी ऐसी भी दवा दी जाती है कि खून की गांठ ना जमे। हमेशा के लिए नहीं देनी पड़ती है, कुछ दिनों के लिए देनी पड़ती है, बाद में वो भी पता चलता है कि अभी वो ठीक हो गया, तो बाद में वो हो कम हो जाता है। दूसरी एक बात जो बैड न्यूज में है कि कभी कभी ये देखा जाता है कि कोविड के जो वायरस है, विषाणु है, वो कभी कभी सीधे दिल के स्नायु में, दिल के मसल में जाते हैं और मसल को खराब करते हैं। उसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं, यानी कार्डाइटिस यानी दिल का है, मायो यानी मसल, हार्ट के मसल में। और वो कभी कभी तो मरीज अच्छा होने के बाद भी वो देखा गया है। इसके लिए दोस्तों ये बुरी न्यूज है, खराब भी न्यूज है। लेकिन अच्छी क्या है? तो दोस्तों अच्छी ये है कि सब दुनिया में आजकल ये बात चल रही है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वेयर हैव ऑल द हार्ट अटैक्स गॉन। ये तो मेडिकल जर्नल में बात हो रही है, हमारे जो वेबिनार सिंपोजियम होते हैं उसमें हो रही है कि दोस्तों इन दिनों में दिल के दौरे बाकी और दिनों से कम है, ज्यादा नहीं है। जो कोविड की वजह से थोड़े पड़ते होंगे वो है, लेकिन बाकी जो मरीज हमारे पास ज्यादा आते थे दिल के दौरे लेके, वो पहले से कम है, ज्यादा नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? मतलब ये कोविड ने क्या जादू कर दिया? ये कोरोना वायरस जो है उसने जादू क्या कर डाला? ये तूने क्या कर डाला? ऐसे हमने कोरोना देवी को पूछना चाहिए। दोस्तों मैंने तो अभी तो आपको बताया कि कोरोना देवी की वजह से वो खून की गांठ हो जाती है, मायोकार्डाइटिस होता है। फिर कैसे कम हो गया? तो दोस्तों उसका कारण क्या है? हम ये सोचते थे दिल के दौरे कम देखने को जब मिले, क्योंकि मैं आपको बताऊं हमारे अस्पताल में जहां पे हम देखते थे कि हफ्ते में 15-20 पेशेंट ऐसे थे, या तो दिल के दौरे लेके या जिसमें डाउट था कि दिल का दौरा है, इस तरह की तकलीफ लेके आए थे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि हफ्ते में 15-20 कहाँ, महीने में भी 15-20 नहीं आते, 2 महीने में 15-20 आते, इतने कम हो गए। वो कैसे कम हो गए? शुरू में हम लोग सोचते थे कि भाई पेशेंट को तकलीफ तो होती है, लेकिन आते नहीं अस्पताल में, डरते हैं अस्पताल जाने के लिए कि भाई वहां कोविड होगा तो क्या होगा, तो दूर रहना चाहिए। तो ये कारण पूरा झूठ नहीं है, ये होता है थोड़ी लोगों के साथ, वो तकलीफ होने के बावजूद भी घर में निकालते टाइम जाते नहीं है, ये एक कारण है। लेकिन ये पूरा कारण नहीं है, ये आधे से भी कम लोगों का एक कारण है। लेकिन ये देखा गया है, क्योंकि हमारे पास तो नहीं हुए, लेकिन विदेशों में उसके ऊपर अभ्यास हो गए, अमेरिका में हो गया, जर्मनी में हो गया, और उन्होंने दिखाया हवा का प्रदूषण कम हो गया दोस्तों, पॉल्यूशन कम हो गया, स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट तंबाकू कम हो गया है कोविड के दिनों में। पहले तो मिलता भी नहीं था, और अभी भी आप बाहर देखे होंगे कम हो गया है। लोगों को अच्छी नींद आ रही है, पहले से अच्छे सोने का टाइम है उनके पास, इसके लिए अच्छा सो रहे हैं। दिन ब दिन जो जिंदगी का, रोज के आम जिंदगी का जो तान तनाव है, यानी कि स्ट्रेस है, टेंशन है, वो कम हो गया। आप बोलेंगे अरे बीमारी का टेंशन है, बीमारी का टेंशन पूरे दुनिया को, सबको साथ में है। जो पूरे जमाव को होता है ना टेंशन, जो पूरे ह्यूमैनिटी को होता है, वो हर एक आदमी का कम होता है। लेकिन आपके जिंदगी का, आपको सवेरे उठ के पहुंचना है, ट्रैफिक में फंस गए, अरे बाप रे डेडलाइन नहीं हुआ, मीट ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो टेंशन कम हो गए। लोगों ने खाना अच्छी तरह से खाए गए 5-6 महीने में, सब लोग घर में खा रहे हैं। ये देखा गया दोस्तों, हफ्ते में अगर आप 3 बार फास्ट फूड खाएंगे, जिसको फास्ट फूड कहा जाता है, तो नसों में तुरंत अंदर फर्क होने लगते हैं। तो ये सब अभी मिलता नहीं है। और जो एक्सरसाइज पहले करते थे, लेकिन जिनको टाइम कम मिलता था, वो अच्छी तरह से पहले से एक्सरसाइज करते हैं। जो नहीं करते थे उनको पहले भी वैसे तो कुछ चाहिए था, निमित्त चाहिए था, उनको ये चाहिए था कि अरे मैं नहीं है, अभी वो कोविड का बताते कारण और नहीं करते, लेकिन ज्यादातर करते। तो दोस्तों ये देखा गया है कि इन कारणों से अटैक कम हो रहे। तो ये कोरोना देवी हमें सिखा रही है, वो हमें सिर्फ साफ सफाई नहीं सिखा रही है, वो कह रही है कि मैं चली जाऊंगी, इसके बाद भी उनमें से अच्छी बातें चालू रखो तो दिल के दौरे भी कम होंगे। दोस्तों याद रखिए, दिल का दौरा काफी हद तक बचाया जा सकता है। वो बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जीवन रहने का ढंग जो है वो खराब हो रहा है। हमारी देश में वो कम नहीं है, ज्यादा है। कुछ भी तकलीफ हो कभी उसको नजरअंदाज नहीं करना, तंबाकू का कोई जात में नहीं लेना, तंबाकू को अच्छी तरह से खाना खाना, अच्छी तरह से तंदुरुस्त रहना, डिसिप्लिन में रहना, व्यायाम करना, योगा करना, जब मेडिसिन जरूरत हो तो मेडिसिन लेना, एंजियोप्लास्टी बाईपास अगर जरूरत है, डॉक्टर ने कहा तो जरूर करना। और ये अगर करेंगे तो दोस्तों मेरा वादा है आप लोगों के साथ कि सक्षम और नूतन गुलगुले फाउंडेशन आगे चलकर एक पिक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा दिल तो मजबूत है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी, मैंने अगर आपका वक्त ज्यादा लिया तो मैंने पहले इसीलिए बताया था। नहीं नहीं सर, एक बार मैं बिल्कुल बोलने नहीं। लगा तो रुकता नहीं ना, मुझे रुकाना नहीं पड़ता सर, बिल्कुल नाही. अगदी अतिशय सुंदर, सहज सुंदर सर. म्हणजे आय हॅव नो वर्ड्स. स्लाइड्सचा, डायग्रामचा वापर, छोटी छोटी उदाहरणं, आपलं स्पष्ट, सुंदर, स्वच्छ, अभ्यासू बोलणं, हिंदीवरचं विलक्षण प्रभुत्व, नर्म विनोदाची किंचित किनार, हे इतकं सुंदर होतं की गेले जवळजवळ 1-1.5 तास नॉनस्टॉप आपण हे सगळं ऐकलं. आणि मला कौतुक वाटते सर, आपल्याला जे प्रश्न विचारले होते आपल्या श्रोत्यांनी, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही अतिशय सुंदर कव्हर केली. खूप छान. आमच्याकडे शब्द नाही सर, मी एवढंच म्हणेन. आणि पुढची एक अनाउन्समेंट समारोपाकडे जाताना करते की सर, आज योगायोग तुम्ही उल्लेख केला डॉक्टर नीतू मांडके यांचा. डॉक्टर अलका मांडके यांची एनजीएफला नेहमीच मदत असते. आणि आनंदाची आणि कौतुकाची गोष्ट म्हणजे पुढचा जो वेबिनार आहे शनिवार 26 सप्टेंबरला, तो डॉक्टर नीतू मांडके यांची कन्या डॉक्टर जोई मांडके या सर्जरी इन चिल्ड्रन मिथ्स अँड मिराकल्स, लहान मुलांच्या शस्त्रक्रिया, समज आणि गैरसमज या विषयावर जोई मॅडम आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. तेव्हा आपण सगळ्यांनी जॉईन व्हा ही विनंती. आणि मी आभाराकडे आता वळते, समारोपाकडे वळते. डॉक्टर अंबर्डेकर सर, तुमचे आभार मानायला एनजीएफ आणि सक्षमकडे शब्द नाहीत. खरं सांगू का, आपल्या आवडत्या शिक्षकाचा तास असावा आणि बेल होऊच नाहीये आणि आपल्याला सगळा अभ्यास छान समजत जावा, असा एक सुंदर तास झाला. आणि सगळ्या श्रोत्यांना मी सांगेन की आपण प्रत्येक गोष्ट लक्षात ठेवूया, जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवूया आणि खरंच आपण सगळे तंदुरुस्त राहण्याचा खूप चांगला प्रयत्न करूया. डॉक्टरांना हे जास्त आवडेल, ही कमिटमेंट जास्त आवडेल. सर, मनापासून मी धन्यवाद तुम्हाला देते. ऍडव्होकेट अंधारे सर यांचेही आभार मानते. आमची सक्षमची टेक्निकल टीम, विशेषतः आमचे विपुल भाई यांचेही आभार मानते. आणि सर्व श्रोत्यांनी इतका वेळ आम्हाला दिला, तुम्हा सर्वांचे आभार मानते. आणि कार्यक्रमाच्या समारोपापूर्वी एक छोटीशी अनाउन्समेंट आहे. आपल्या भारतातला एक पहिला प्रोजेक्ट एनजीएफच्या डोक्यातला जो आहे, एनजीएफ जे स्वप्न पाहते तो असा आहे, स्वानंद सेवा सदन. म्हणजे दिव्यांग मुलं आणि त्यांचे पालक यांना एकत्र राहण्याची व्यवस्था करता येईल असा एक मोठा प्रकल्प. त्या प्रकल्पाचं स्वप्न एनजीएफ पाहतोय. त्याच्या पूर्ततेसाठी अनेकांच्या सहकार्याची, अनेकांच्या मदतीच्या हाताची आम्हाला गरज आहे. तर त्या सर्वांसाठी आपण विचार करावा, एनजीएफच्या संपर्कात राहावं ही विनंती. आणि पुन्हा एकदा डॉक्टर, आपण आणि सर्व श्रोते सर्वांना मनापासून धन्यवाद देते. आणि या नोटवर आपण हा कार्यक्रम संपवत आहोत. थँक्यू एव्हरीबडी.